माँ बाप दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। जिम्मेदार हम सब हैं। सब है, कोई कम है, कोई ज्यादा है। अगर हम चाह रहे हैं हमारा बच्चा कोई अच्छी आदतें सीखे तो हमें सबसे पहले उस किरदार की रोल मॉडलिंग खुद करनी चाहिए एज पेरेंट्स। एक्सपोर्टर आपका पाबंद नहीं है ना बैंक पाबंद है। आपके पास ये पता नहीं है कि हमें दालें कितनी चाहिए। कहीं और जाके किसी और मुल्क में रह के आप फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं हो सकते। अपने जहाज में जा रही है तो महंगा ही होगा, बस में जाएंगी तो सस्ता होगा। मजा तो फिर तब आएगा ना कि जब ये भी सस्ता हो। अगले 6 महीने तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दुनिया बोल है। सैरिश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हशाश बशाश हूँ और बस क्लाइमेट चेंज को मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ। देखते हैं कि अब ये मामलात कैसे बेहतर होते हैं। कैसे ऑब्जर्व किया आपने क्लाइमेट चेंज को? बिल्कुल ऐसे कि देखिए ना, अनएक्सपेक्टेडली वो जो कल इतने इतने बड़े ओले बरसे हैं, मैंने नहीं से पहले कभी देखे। उसके बाद मैं मुसलसल देख रही हूँ कि कराची में वेदर क्लाउडी है। हमारी तरफ, आपकी तरफ तो खैर बारिश भी हुई है। सख्त गर्मी, हब्स, बारिश हो नहीं रही जो कि होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वेदर चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज को तफसीलन देखना है तो जानना है और समझना है तो हम प्रोग्राम में आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी क्रॉप्स की साइकिल को देख लीजिए, चाहे वो गंदम हो, चावल हो, मकई हो, उनकी बिजाई, उनकी कटाई, उनकी पैदावार, और उससे मालूम पड़ जाता है कि क्लाइमेट चेंज और स्पेशली जो आफात आ रही हैं, सैलाब, जलजले और दूसरी आफात, उसकी वजह से भी हमें ऑब्वियस हो जाता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उसको तफसीलन आगे डिस्कस करेंगे कि हमें क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल क्या करना चाहिए। कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं और आपको मैं बताऊंगी कि अपने परवरदिगार के सिवा किसी की बंदगी ना करो और वालिदैन के साथ नेकी करो, और अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास हों और बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक मत कहो। ये हदीस मुबारक है। उन्हें ना झिड़को बल्कि उनसे इज्जत और तकरीम से बात करना। आज वालिदैन का तला आलमी दिन भी है, वर्ल्ड पेरेंट्स डे भी। यकीनन माँ बाप दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। उनकी जितनी खिदमत हो सके करें। पैर धोकर पी सकते हैं तो पिएं। अगर आपके पास माँ बाप नहीं हैं तो ख़ानदान में किसी और रिश्तेदार की खिदमत करें। अगर आपकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई तो खाला के पास चले जाएँ, किसी वालदा की दोस्त के पास चले जाएँ। उसी तरह अपने वालिद के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जिसने अपने माँ बाप को नाखुश किया, उनकी नाफरमानी की, उनको दुख पहुँचाया, तो यकीनन वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तबाही और सिर्फ तबाही का शिकार होगा। बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा तला ऐसा होता है। और ये सोचने समझने वालों के लिए हमारी सोसाइटी में लोग माँ बाप पे जुल्म भी करते हैं, ओल्ड एज होम में भी छोड़ देते हैं, बहुत घरों से भी निकाल देते हैं। वेरी सैड। अभी रिसेंटली मैं शेल्टर होम गई थी और मुझे देख के हैरत हो रही थी कि यार ये कौन लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को, मतलब वो खवातीन की हालत तरह ये थी कि वो मुस्कुराना चाह रही हैं लेकिन उनके अंदर एक दुख है, बस बैठी हुई हैं। और अच्छी खासी यंग खवातीन, 5 बच्चे, और किसी ने अपने पास नहीं रखा। बहुत मुझे दुख बड़ी हुआ। वजह मालूम है क्या सैरिश, के हमारी सोसाइटी में अब हलाल खाना कम हो गया है। ज़्यादातर हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जिसकी वजह से चोरी काम चोरी उरूज पर, जिसकी वजह से अगर आपने बच्चों को हराम खिलाएंगे तो वो हराम काम ही करेगा, हलाल नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बड़ी खबर शामिल करते हैं। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल 8 रुपये सस्ता, डॉलर की कीमत में भी 12 रुपये तक की कमी की पेशगोई हुई है। और बजट से भी अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। आईटी एक्सपोर्ट पर टैक्स खत्म होने का इम्कान है। लंबे अरसे बाद मुआशी बेहतरी की खबरें खुशाइंद हैं। बिस्मा खान फख्रे पाकिस्तान, नेशनल गेम्स के दौरान तैराकी के मुकाबलों में सबको पीछे छोड़ दिया। 5 इनफरादी समेत 8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। बाफखर स्विमर होंगी हमारी आज मेहमान। टैक्सियां अब सिर्फ सड़कों पर चलेंगी नहीं, उड़ेंगी भी जनाब। और ऐसा आपको ये नहीं सोचना कि बाहर होगा, पाकिस्तान में भी होने जा रहा है। मकामी कंपनी की जानिब से कराची वालों के लिए टैक्सी सर्विस मुतारिफ। सारिफीन सहूलत से फायदा कैसे उठा सकते हैं, आज हम आपको जरूर बताएंगे। और बच्चे की पहली दर्सगाह माँ, किरदार साजी का जिम्मेदार बाप। दुनिया भर में आज वालिदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चों की परवरिश का दुरुस्त तरीका क्या है, माहिर नफ्सियात होंगे हमारे मेहमान। अच्छा जी, तो वैसे आप भी वालिदैन में शुमार होती हैं सैरिश, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स के लिए क्या है?
बच्चों की अच्छी परवरिश ये आसान काम नहीं है, पूरी जान मारनी चैलेंज पड़ती क्या है? मैंने सवाल जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, आपने घुमा दिया। ऑब्वियसली इसमें ये है कि आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि इस एआई के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में बच्चों को उससे दूर कैसे रखना है और सही ट्रैक पर कैसे रखना है, वरना सब कुछ अवेलेबल है, गलत भी है और ठीक भी है। अब आपको पता है बच्चे बड़ा अच्छा जवाब दिया सैरिश ने, बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करता हूँ। मैं हैरान हुआ कि आप पहुँच गए असल मसले तक कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल बच्चों को सिखाना और उनको मेक श्योर करना कि वो गलत राह पर ना जाए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यकीनन पेरेंटिंग में आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप जब छोटी उम्र में बच्चे को स्क्रीन पकड़ा देते हैं और उसके पास इंटरनेट होता है और वो जहाँ चाहे जा सकता है, कोई कंट्रोल्स नहीं होते, पेरेंटल कंट्रोल्स नहीं होते, जिसकी वजह से अल्लाह रहम करे इंटरनेट बहुत ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। वो छुरी है जो जान भी लेती है, सब्ज़ी भी काटती है। इन्हें हमें सब्ज़ी काटना सिखाना है और अब सैरिश को बढ़ना है टॉप ट्रेंड की जानिब। बिल्कुल जनाब, और टॉप ट्रेंड में जनाब इस वक्त पेट्रोल प्राइस ट्रेंड कर रहा है। हुकूमत का बजट से पहले आवाम को रिलीफ का तोहफा, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी गई, जिसके बाद इस वक्त पेट्रोल की कीमत 262 रुपये और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 253 फ़ी लीटर की सतह पर आ गई है। मरीम नवाज़ ने कल शुक्रिया अदा किया है और अवाम उन्होंने कहा है कि आपके लिए तोहफ़ा है, तो अभी इलेक्शन से पहले, बजट से पहले ये तोहफा आवाम को मिला है। यही वजह है कि सैरिश आज जब सुबह अपने घर से निकली तो अपना बटवा भूल गई थी और पेट्रोल गाड़ी में ख़त्म हो गया था। पंप पर पहुंची तो पंप वाले इतने खुश थे कि इनको 500 रुपये का उधार पेट्रोल दे दिया, जिसके बाद ये अब घर से ऑफिस पहुंचने में कामयाब हो गई, वरना ये मुश्किल में होती। तो यकीनन पेट्रोल में कमी के बाद हालात अब बेहतर हो रहे हैं। सैरिश के चेहरे पर जैसे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, वैसी मुस्कुराहट काफ़ी सारे लोगों के चेहरों पर आ गई है, पर दुआ है और कम हो। किसी का वॉलेट घर रह जाए तो फिर ये करना पड़ता है ना, बर्दाश्त आए रहा, ये फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप केयरलेसनेस करते हैं कि अब वॉलेट घर रह गया। नहीं हाँ, ये हो जाता है, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा जो हमें देख रहे हैं। हमें तो उधार देता नहीं है पेट्रोल, आपको देख कर दे देते हैं। उनके मैं डेली उसी पंप से पेट्रोल डलवाती हूं। चले मान लेता हूँ। चले जनाब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। इस वक्त गौस नियाजी साहब नून लीग से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गौस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गौस साहब आम काफ़ी खुश हैं, आप लोगों ने ये जो रिलीफ अनाउंस किया है, तो ये रिलीफ अब हमें मिलते रहेंगे, तवक्को करें या फिर अभी कुछ ब्रेक लगेगा, बजट आएगा, रिलीफ वाला बजट होगा, क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल मैडम, अच्छा रिलीफ मिलेगा, या तो ना रखेगी टाइम लगे, लेकिन इंशाल्लाह आप जो अच्छा गौस, सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब से हम फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डिफिकल्टी की वजह से उन्होंने सुन नहीं पा रहे हैं प्रॉपर्ली। अच्छा मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट? वैसे मैं बताऊं, मैंने बहुत सारी जगहों से अच्छी खबरें सुनी है। मैंने बैंक कॉल की थी किसी काम के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया गाड़ियाँ सस्ती होने वाली, गाड़ियाँ सस्ती होने वाली हैं। यकीनन गाड़ियाँ रिकॉर्ड हाई पर हैं। इतनी ज़्यादा गाड़ियों की कीमतें कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई है। सस्ती होना बहुत ज़रूरी है, करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, ड्यूटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम बजट इज़ अ ह्यूज चैलेंज। हम जानते हैं कि बजट पिछली बार भी 3,500 अरब रुपए का डेफिसिट था, उसके अंदर इस साल कितना डेफिसिट होगा? गौस साहब प्लीज़ कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड यू। अगर आपकी आवाज़ हमें सही आ रही है प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा वैसे थला पाकिस्तान में कुछ लोगों का, हम गौस साहब से कांटेक्ट करते हैं, फिर से आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल ये भी है, आपकी राय मैं ज़रूर इस पर जानना चाहूँगी, आप भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान में जो चीज़ एक दफ़ा ऊपर चली गई वो नीचे नहीं आती, डॉलर हो, गाड़ी की प्राइस हो, कुछ भी हो। कल तो वैसे मैंने टिकर पढ़ा था कि कुकिंग ऑयल्स वगैरह भी सस्ते हो रहे हैं। होने इसलिए चाहिए सैरिश क्योंकि अब कीमतें इतनी आसमान पर चली गई हैं कि लोग थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए हैं, बजट कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, गुजारा, एक वक्त की रोटी कितनी महंगी हो गई है। तो यकीनन ये फ्रेंडली बजट लाना इज़ अ ह्यूज चैलेंज फॉर इसहाक डार साहब, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन लेट्स सी दे हैव समथिंग अप देयर स्लीव, कोई सीक्रेट है, कोई पॉलिसी है, कोई प्लान है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अच्छा, सेनेटर साहब आ गए हैं। जी सेनेटर साहब मुझे ये बताइएगा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी इलेक्शन की तरफ बड़ी तेजी के साथ हुकूमत जा रही है, तो अभी सारा कुछ सस्ता होगा और जब हुकूमत बन जाएगी इलेक्शन के बाद तो फिर पता चलेगा कि चीज़ें किस रुख को जाती हैं। तो ये जाहिर है आगे कैंपेन्स चलनी है तो रिलीफ तो मिलेगा आवाम को, क्या वाकई ऐसा है? इलेक्शन आपने महीने डेढ़ में 35 रुपए डीजल नीचे आए और 20 रुपए पेट्रोल नीचे आए, तो इंशाल्लाह और भी चीजें होगी। आप देखो एक्चुअली जो एग्रीमेंट इमरान खान गए थे, इमरान खान ने उस एग्रीमेंट को वायलेट किया
इसकी वजह से IMF फाना हो गया और हमारे साथ वो डील नहीं कर, कभी कहते हैं सऊदी अरब से गारंटी दे दो, कभी UAE से गारंटी दे दो। हमने उसको सब गारंटी लेके दी हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं कर रहा कि जी ये फिर हमारे साथ ऐसे ही होगा। तो जो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की खराब कर गए खान साहब, उस भुगतना पाकिस्तान के अवाम को पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक हमें कोई किस्म मिली, 8 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह किसान ने डिफॉल्ट नहीं किया और हमारा जितनी लायबिलिटी हमारे पाकिस्तान जितनी हमने किस्तें देनी थी कर्ज की वो सारी हम दे रहे हैं, इंशाल्लाह देते रहेंगे। लेकिन तरक्याती काम हमारे इधर स्लो हुआ है। अगर वो हमें किस्त मिल जाए तो फिर तरक्याती काम भी शुरू होंगे और फिर इस पे होता है कि जी तरक्याती काम हो तो लोगों को रोजगार जो है खुल जाता है, तरक्याती काम बड़ी परेशानी वक्त के तौर पर। लेकिन हम खुद कोशिश करें कि अपने पाँव पे खड़ा होकर लोगों को रिलीफ दिया जाए और तदरीज ये बढ़ेगा, एकदम से तो नहीं है। आकर हमारी ख्वाहिश है और पार्टी की भी यही चाहती है, PDM चाहती है कि कम से कम इलेक्शन से पहले हम पेट्रोल जो है 200 रुपये तक ले आए ताकि अवाम कुछ रिलीफ दे सके और उस पर अच्छा, वैसे मुझे गौस साहब ये भी बताइएगा कि अभी जो एक मौसम चल रहा है परिंदों की उड़ान का, और फिर जाहिर है डेरे लाहौर में भी जरदारी साहब ने भी डाले हुए हैं, मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं, नई पार्टियां बनने की बातें हो रही हैं। आपके ख्याल में हम इस वक्त क्या एक सियासी बहरान का शिकार हैं, और जो कुछ हो रहा है हम इस बहरान से बाहर निकल रहे हैं या फिर ये बहरान बरकरार रहेगा? इंशाल्लाह हम बहरान से निकल रहे हैं। अब जो इस वक्त पूरे 1.25 साल हो गया है कि पाकिस्तान एक बंदे की, एक शख्स की हलाक की भीड़ चढ़ा हुआ था। उस पूरी सियासत पूरा निज़ाम में हुकूमत तो नहीं कह सकते, पूरा सियासी निज़ाम हमारा कि किसी वो सियासी बंदा बन ही नहीं रहा था। सियासी जिस लीडर होते हैं ना जी, बैठ के बात इसका हल निकालना। अब देखें पीछे अब मुज़ाकरात की एक टीम बनाई गई, खान साहब शो की बना दी, हम भी बैठ गए और फिर इनकी टीम की एक चीज सब चीज़ों पे एग्रीमेंट हो गया था कि इलेक्शन के रिजल्ट मानेंगे और एक दिन इलेक्शन होंगे और तीसरी शर्त की किस दिन इलेक्शन हो जाए। तो 1 अक्टूबर के नज़दीक सारे राजी थे, लेकिन खान साहब क्योंकि खान साहब के अंदर कुछ और था, खान साहब जाकर उसको वीटो कर दिया कि नहीं ये तो डेट गलत है। तो मेरे उधर में एक सियासतदान जो होते हैं वो बैठ के जो है मसाइल हल करते हैं। खान साहब तो इस चीज़ पे नहीं राजी थे, वो डिक्टेटर माइंडेड है और उन्होंने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर नतीजा ये हुआ कि अब सारे जो बंदे हैं उनके अब वो उससे तंग आके पार्टी छोड़ रहे हैं। अब वो नए पार्टी के आने के वजूद में आने का इम्कान है। अब देखो क्या होता है, अगले 15-20 दिन में इसको क्लियर हो जाएगी। सेनेटर साहब ये बताइए, पिछला जो बजट आया था वो आया था 8,400 अरब रुपए का और उसके अंदर 3,500 अरब रुपए बजटरी खसारा, बजट डेफिसिट था। और हर साल का ट्रेंड ये होता है कि बजट अमाउंट, टोटल आउटले इंक्रीज होता है। तो इस साल भी हम यही देखेंगे कि बजट आउटले यानी बजट का तो टोटल तखमीना बढ़ेगा और क्या बजटरी खसारा भी बढ़ेगा? 3,500 अरब से भी ऊपर जाएंगे सर हम? खसारा तो कम होगा इंशाल्लाह। आप लेकर के हमारे पिछले करंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट सर, बजटरी डेफिसिट की बात कर रहा हूँ मैं, करंट अकाउंट की नहीं सर। वो उस पर लेकिन पहले की तरह तो नहीं होगा, कम होगा क्योंकि हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफी कट स्टार्ट किया है पिछले 4-5 महीने में, तो इतना तो नहीं होगा। अलबत्ता उसका हजम शायद वो इतना ना हो क्योंकि हमारे पास फंड नहीं। अब हो सकता है अगर एक मुआवजा हो जाए, हमारे IMF के मुज़ाकरात में कामयाबी हो जाए 10-15 दिन में। सर आपने कहा मुआवजा हो जाए, आपको भी लगता है ये मुआवजा होगा? जी बिल्कुल, उसमें वजह ये है कि हमें तमाम शराइत अब हमारे बस में जो है हमने पूरी की हैं। IMF के कुछ शायद और मकासद हैं, आप जो इंटरनेशनल गेम देख रहे हैं उस हवाले से शायद वो थोड़ा पीछे हट रहा है, वरना तो हमने मतलब UAE से गारंटी लेके देना ये कुछ छोटा मोटा काम हमने भी कर लिया। लेकिन तो वैसे अभी जो सिचुएशन है गौस साहब, जो हमारे बल्कि आप लोगों के जो इस्माइल साहब है, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि जो इस साल का लास्ट क्वार्टर है उससे भी हम लोग नहीं बाहर निकल पाएंगे। हम एक क्वार्टर इस बजट के बाद सर्वाइव कर पाएंगे, फिर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ये तो जून तक पाकिस्तान को कोई नहीं, जून के बाद मसाइल होंगे, लेकिन फिर उसको भी हम मैनेज करेंगे। हमारे दोस्त कंट्रीज हैं इंशाल्लाह, वो पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। सऊदी है, चाइना है, वो हमें चाइना है तो हमें आउट ऑफ द वे जाके अभी जो कुछ दिन तो कई कॉन्फ्रेंस के बाद आए थे ना चाइनीज वजीर खारजा,
तो इसमें जो वादा किया कि नहीं हम पाकिस्तान को इस तरह जो लेवल पर सपोर्ट करेंगे। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आपकी बड़ी गहरी नज़र है इस सारे सियासी माहौल पर, सियासी मामलात पर। आपके ख्याल में, क्योंकि मैं शाहिद खाकान साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन मसले का हल नहीं है, हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं, अब चीज़ें सिर्फ इलेक्शन तक नहीं रही हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा है कि हम मुआशी तौर पर, जो मैं समझी, उन्होंने बताया कि मुआशी तौर पर इतनी बदहाली हो चुकी है कि अब इलेक्शन भी हल नहीं है? इलेक्शन तो ज़ाहिर होने हैं, लेकिन इसमें ये कहना कि ऐसी हुकूमत इलेक्शन के बाद भी ऐसी हुकूमत बनाया जाए जैसमें तमाम पार्टी का इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन कौन हुकूमत को इस तरफ इशारा किया है और हालात ऐसे हुकूमत चलेंगी और तब जाके सियासी स्टेबिलिटी आएगी। ये तमाम सियासी जमातों की जो आपने बात की है, यानी कि तमाम, सिर्फ पीडीएम नहीं, तमाम, आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए तो देखो आप, हमें तो कुछ राइट सेनेटर साहब से और आप, लेकिन थैंक हिम सो वेरी मच। थैंक यू सेनेटर गौस साहब, आपने कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन एक बात जो उन्होंने भी की, अगर मौजूदा हो जाए और IMF राजी हो जाए तो यकीनन मुश्किलात थोड़ी बेहतर कम हो जाएंगी हमारी, लेकिन मौजूदा का वर्ड उन्होंने यूज़ किया मैंने। अच्छा वैसे मैं बताऊं तला आपको, अगर वाकई जो भी सेनेटर साहब ने लास्ट में बात की है कि सब मिलकर बैठें और इस मुल्क के मफाद के लिए, इसके मसाइल को हल करने के लिए नेक नियति के साथ एक एजेंडा, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिस पर ये कहा जाए कि अब जो भी हुकूमत बनेगी इलेक्शन के बाद, वो ये पेपर है, इस पर ये पॉइंट्स लिखे, इस पर अमल करेगी, जो तजवीज़ अक्सर ये सियासी पंडित भी दे रहे हैं और हमारे सहाफ़ी हज़रात भी दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये भी एक मौजज़ा होगा। यकीनन सियासी, मुआशी, मुआशरती हालात तीनों कनेक्टेड हैं और अगर पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होगी तो उसका इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन, डोमिनो इफेक्ट तीनों पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं अपने जवानों का, और मेरा दिल बड़ा रोता है सहरिश। कल भी मेरी नज़रों के सामने से खबर गुजरी कि हमारे कबायली इलाकों में एक हमारा जवान शहीद हुआ। यकीनन उस शहीद को सलाम, उसके घर वालों को सलाम। रोज़ाना हम देखते हैं कि हमारे जवान शहादत का जाम नोश फरमाते हैं बिला खौफ व ख़तर। जो जज्बा उनके अंदर है वो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि जल्द हमारे मुल्क से तमाम दहशतगर्दों का कला कमा हो जाए, कबायली इलाकों से सारा दहशतगर्द साफ़ हो जाए और हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल तला। अच्छा आपने जैसा भी कहा ना कि दिल रोता है, वाकई तला अक्सर हमने सुना है ना कि अगर अब से सपोज अगर आपकी भी कोई औलाद है तो आप ये कहेंगे ना कि मेरा खून है ये। जी हाँ। तो इनके जो अहले खाना है वो बड़ी मतलब मोहब्बत के मुस्तहिक है। मैंने ये पहले भी बात की थी कि शहीद के लिए तो इतने एजाज़ात हैं कि उसको शायद हमारी उस तरह ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला उसको इतना नवाज रहे हैं कि उसके लिए इतने इनामात हैं कि 70 लोगों की बख्शिश का ज़रिया है। लेकिन वो अपनों से जितना प्यार करता होगा, अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो इससे वो भी खुश हो रहे होंगे जो ऊपर मौजूद हैं। तो हमारी अजीम फ़ौज के शहदा हमारे लिए फ़ख्र हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जानें लुटाई हैं। और शहदाए वतन की इज़्ज़त और तकरीम कल भी हमारे दिलों में थी, आज भी हमारे दिलों में और आइंदा भी हमारे दिलों में रहेगी। क्योंकि मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि वो गम जो कि उनके लवाकिन बर्दाश्त करते हैं उनके जाने के बाद या उनके बग़ैर जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अवाम को जज्बात जो हम रखते हैं, क्या पैगाम हम आप दे रहे हैं उनको, वो आपको सुनवाते हैं। माशाल्लाह शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आज यकीन करें आप कि मुझे बहुत दुखी दिल के साथ ये सब कुछ कहना पड़ रहा है कि इतना अफसोस हुआ कि इतने जिन लोगों ने भी हमारे देखे ना फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, फ़ौजी अमलाक को, हम इस चीज़ का इतना दुख है, इतना दुख है कि जिसकी कोई हद नहीं। कम से कम हमारे शहीद बच्चों के खून की लाज रख लेते, इतना सोचते कि इतना ये पाकिस्तान इतनी अजीम कुर्बानियों से बना है। और आगे देखे हमारे बच्चों ने इस मिट्टी में अपना खून मिलाया है। अब जो कोई बच्चा शहीद होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जवाद आज ही शहीद हुआ। क्या कसूर है उन लोगों का जिसने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। हम यतीम होते हैं ना, तो आप शहीद की तस्वीरों को क्यों जलाते हैं? ये शहीद होते हैं, हम यतीम होते हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए होते हैं ना। मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगी? वो मैं उनको कहूँगी कि आप इन लोगों के लिए जान दिए जो लोग आप लोगों की तस्वीरों को जलाते हैं, जो आप लोगों से मोहब्बत भी नहीं करते, तो आप लोगों ने इनके लिए जान दी है। जब हम देखते हैं ना कि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों के साथ हैं तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है। शुदाए वतन की इज़्ज़त व तकरीम कल भी हमारे दिलों में थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। जो कौमें अपने शुदाए वतन की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं वो तारीख के औरात में गुम हो जाती हैं। हमें बहुत अफसोस होता है
कि इसके लिए हमने अपने घर की पोजीशन और चमन उछाड़े हैं? क्या इसके लिए मेरे अवकाश ने और दीगर शुदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है? शहदाए वतन के लवाहिकीन का पैगाम आपने सुना और वो बच्ची की बातें तलहा आपने सुनी। मैं इसीलिए कहती हूँ कि इनके लवाहिकीन इस वक्त जिस तवज्जो और जिस प्यार के मुस्तहिक हैं वो हम पे फ़र्ज़ है कि हम उनको दें, और ये शहीदों का हक़ है हम पर कि हम उनके लवाहिकीन का ख्याल रखें। शहदाए वतन को बोल न्यूज़ का सलाम है। शहदाए पाक सरजमीन में कौम का एक और बेटा ज़िला लोअरदीर के इलाके तिमरगिरा के नायब सूबेदार हज़रत गुल 8 अप्रैल 2023 को ज़िला खैबर में दहशतगर्दों की लगाई गई बारूदी सुरंग के हमले में शहीद हुए। उनकी शहादत पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। आपने 2006 में फ्रंटियर कोर पख्तूनख्वा में शमूलियत इख्तियार की थी। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देखिए। शहीद प्लार یم او مونږ ته دا مرتبه ملاو شو، مونږ نورم تیار یو دغه دې الحمدلله ډېر خوشاله یم. دا نور 15 زامن دي، زما نور مال د خدای دی، دا هم پرې قربانو که مونږ ته ضرورت شي. دا خو خواره مې شو، ډېر قابل بچی به مې خواته به ناست. شکر الحمدلله چې د پاکستان په خاوره باندې شهید شو. ما ته په دې خپل بچي باندې ډېر فخر، زه شهید چیزیں کر خپل سبق مکمل کما زبا پاک ارمی ته ترجمه او افسر به جوړېږم او زما ډاکټر زه د قوم او د دین حفاظت کوم. ته به بابا د همیشه لپاره हजरत गुल मेरा चचाजाद भाई था। मैं भी और मेरा बाकी भाई भी एफसी में भी है, पुलिस में भी है। ये तो हजरत गुल को अल्लाह ताला ने ये रुतबा दिया, अगर हमारा मुल्क के लिए ज़रूरत आ गया तो इंशाअल्लाह ताला हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे इस मुल्क पे, हर लेवल पर, हर सतह पर इस काम हिफाजत करेंगे। वतन के शहीदों को कौम का सलाम। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अब बात होगी दुनिया के सबसे अहम तरीन मसले की, जो हम सब के सर्वाइवल से जुड़ा है, हमारी बका से जुड़ा है, वो है मौसमियाती तब्दीलियां, क्लाइमेट चेंज। जब भी क्लाइमेट चेंज की बात हो तो तीन चीज़ें आपके जहन में आनी चाहिए: हवा, पानी और ज़मीन, अपना हमारी मिट्टी। क्योंकि हम हवा में कंटिन्यूसली धुआं छोड़ रहे हैं, आलूदगी छोड़ रहे हैं, पानी के अंदर हम कचरा फेंके जा रहे हैं, और ज़मीन पे, मिट्टी पे हमने अपनी सॉइल क्वालिटी को तबाह कर दिया है। और हमने इतना कचरा, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट शहरों के अंदर, गांव देहातों के अंदर जमा करके रोडों पे फेंक दिया है
कि सिर्फ बीमारियां फैल रही हैं, सिर्फ मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अगर ज़राअत की बात की जाए तो ज़राअत के अंदर तमाम तरह आपके जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग और सोइंग का जो टाइम साइकिल है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। वजह क्या है? मौसम बदल गया है। और मौसम के बदलने की वजह क्या है? हम सब की गलतियां, हम सब का मिलकर एक किरदार है जिसको हमें बदलना होगा, बेहतर करना होगा ताकि हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकें। अब जनाब बात यह है कि जैसे कि तला ने कहा कि हम सबको इंडिविजुअली अपना किरदार अदा करना होगा। जब भी हम किसी ऐसे एक्टिविस्ट से बात करते हैं जो कि हमें सारे मसले का हल बताता है तो बहुत सारी टर्म्स हम सुनते हैं। कोई कहता है रेन हार्वेस्टिंग करें, कोई कहता है किचन गार्डनिंग करें, कोई कहता है जनाब वाटर ट्रीटमेंट करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो जनाब ये है क्या? ये हमने जानना है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, सोच को बदलें। हमारे साथ एक बड़े कमाल शख्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका इसमें अमान खान काका खेल साहब। आप जो हैं सुतून नेकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और यकीनन आपका जो विजन है, क्योंकि आप एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, तो आप चाहते हैं कि हम बदलें और बेहतरी लेकर आएँ। काका खेल साहब, अब सवाल तो यह है कि हमें तकरीबन अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, हमारी फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, हम धुएं को सही तरह देखते नहीं है कि हम क्या क्या चीज़ें जला देते हैं। कचरा सॉलिड वेस्ट की बात की जाए तो मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था काका खेल साहब, जिसमें शहरी रहमान साहबा ने बताया था कि पाकिस्तान ने पिछले साल 80,000 टन हैजर्डस वेस्ट यानी खतरनाक तरीन कचरा जो दुनिया रिसाइकिल नहीं कर सकी पाकिस्तान में मंगवा लिया, इंपोर्ट किया है हमने 80,000 टन। तो हम तो ऐसे हैं कि मतलब क्या कहें कि हम तैयार ही नहीं है अपने आप को बदलने के लिए। सर क्या कहा जा सकता है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने कहा सोच। इंसान की सोच में चेंजिंग आनी चाहिए। देखिए दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है इसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देखें अब अर्बन फ्लडिंग हो रही है आपके पास, फ्लडिंग में देखें कितने लोग मर गए। हमारे पास कोई बेहतर इंतजाम नहीं थे, नहीं है। ठीक है जी। अब क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन चेंज होगा क्योंकि आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा चल रहा है जी, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। अच्छा साथ साथ फिर आपकी हीट वो भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। अब इसको सर कंट्रोल किया जा सकता है आसानी के साथ। उसके लिए सर हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले सर किरदार जो हमारा अपना है मुतय्यन करनी पड़ेंगी हमें चीज़ें ऐसी कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार हम सब हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा नालों के ज़रिए नदियों के ज़रिए चला जाता है पानी में। जी हाँ। 90% आबी हयातियात आपकी फारिग हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब मौसमी असरात के हवाले से पानी खड़ा हुआ है आपके फसलों वाली जगहों पर, पूरे सिंध में खड़ा हुआ है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा हुआ है। आपकी क्रॉप्स भी नहीं हो पा रही हैं उस पर। जी हाँ। फूड क्राइसिस की तरफ भी आप जा रहे हैं। क्या ख्याल है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमें अपनी सोच को चेंज कर जहाँ जहाँ माशरे में जिस बंदे का भी जो किरदार है उसको अदा करने की ज़रूरत है। सोच को बदलने के लिए पहला कदम क्या होगा? क्या हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हम जो कचरा पैदा कर रहे हैं उसे हमें किस तरह ठिकाने लगाना है, किस तरह फेंकना है, कहाँ फेंकना है, क्यों फेंकना है, या मतलब हमें अभी तक जलाने की आदत है? देखिए सर सिलसिला ये है जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं ना, इस तरह हमारा इलाका, हमारा मुल्क, हमारा घर समझें। जब तक हम ये दर्द नहीं रखेंगे कि भाई इलाका भी हमारा भी घर की तरह है तो कभी भी इसकी हम केयर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कचरा ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ ही गलत कर रहे होते हैं। जी हाँ। ठीक है। पानी देखें हदीस में मुबारक भी है कि अगर आप दरिया के किनारे ही बैठे हों तो आप वज़ू कम से कम पानी से करें। जी हाँ। हम सेविंग करने वाले लोग नहीं हैं सर, ये सोच में हमारी होती नहीं है चीज़। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ साथ सर ये बोले आप इतने वक्त से आवाज़ उठा रहे हैं, क्या रिजल्ट मिला आपको? सर मेरा फ़र्ज़ तो है आवाज़ उठाना। देखिए मैं भी काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, मैं कोई ये मीडिया पर सिर्फ जो है ना फ़ोटो सेशन करने नहीं आया, ना सिर्फ तकरीरें करने आया, मैं अमली तौर पर काम करने वाला आदमी हूँ। मैं खुद स्पेशल पर्सनल डिसेबिलिटी मेरे पैर में भी है, ठीक है? और मैं तकरीबन 35 किलोमीटर दूर से आया अपनी बाइक पर। ठीक है। माशाल्लाह। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस माशरे के अंदर जो नॉलेज मेरे पास है अवेलेबल, मुझे नॉलेज पूरी यूरोप से मिली, सेंट्रल एशिया से मिली, रशिया से मिली। 27 साल से मैं तकरीबन इन चीज़ों के मुतालिक जानता हूँ। ठीक है। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इस पर तकरीबन 35 प्रोजेक्ट्स मेरे हैं और मेरे पास जो एक सबसे अहम चीज़ है, देखें नेचुरल वैली का कॉन्सेप्ट और उस पर काम भी कर रहा हूँ मैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखें जिस तरह इंसान ने मुदाखलत की कुदरत के निज़ाम में, जी हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। अब विदाउट ट्रीट हमारी इंडस्ट्रीज जब पानी डाल रही होती हैं
ज़मीन भी ख़राब हो रही होती है, हमारी फ़ज़ा भी ख़राब होती है, और हमारा समुद्री अभी हयात भी 90% अल्लाह तबाह हो गई, तबाह और बात हो गई, समझे ना। इंडस्ट्रीज को भी सोचना पड़ेगा, इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह एक सिविलाइज माशरा, दुनिया भी इंडस्ट्रीज है ना जी, ठीक है, किस तरह हमने एक लॉज बनाकर उस पर सिर्फ लॉ नहीं बनाने, उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाना है। बिल्कुल। अभी दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि इस्लामाबाद में ऐसा एक लॉ बन गया है। जी जी जी। वो लॉ कैसे बना है, क्या है, एक तो मुझे वो बताएगा, और दूसरा बड़ी आपने ख़ास बात की वो ये कि हम देखते हैं कि कराची में अक्सर दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ बारिश इतनी ज़्यादा ना हो कि अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हो। बहुत सारे ऐसे इलाके ओल्ड एरियाज़ जो कि डूब जाते हैं, वज़ीर मेंशन है, CM हाउस के आगे पानी खड़ा हो जाता है। आपने ये बताया कि आप उस पानी को बचा सकते हैं और उससे फायर फाइटिंग सिस्टम बना सकते हैं और ये एरियाज नहीं डूबेंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए मैडम, मसला ये है कि ये हमारा वर्क है। देखें, अर्बन फ्लडिंग पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान से ज़्यादा बारिशें बहुत सारे ममालिक में होती हैं। उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ अपना ना, उस मैकेनिज़्म के ज़रिए पानी को सेव कर लेते हैं अपने। अच्छा, ओल्ड एरियाज़ में देखें, वज़ीर मेंशन मेरा जाना होता है, देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि वहाँ पर जाए पैदाइश का आज़म है, बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई होती हैं पानी से बचाने के लिए, और जो उनके पास दरवाजे हैं 3-3 फीट 3.5 फीट ऊंचे शीशे लगे हुए वहाँ ना, 1-1 इंच मोटे, ताकि भाई पानी अंदर नहीं जा सके। देखिए, जिसने पाकिस्तान में दिया कायद-ए-आज़म ने, हम उनकी जाए पैदाइश को नहीं बता सकते। पानी चारों तरफ से आ रहा होता है। अच्छा, रॉकेट साइंस वाले मामला जब इनके पास डेटा ही नहीं है, ये शहर ही मास्टर प्लान के बगैर बना है, तो आप कैसे बचाएंगे, मुझे बताइए ना। देखें, अब हमने जो सिचुएशन, जिस तरह के हालात हैं, इस हालात को देखते हुए अगर प्लानिंग होती अच्छी और बेहतर तो ये नौबत ही नहीं आती। अब जब इस सब परेशानियों में घिरे हुए हैं, अब भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं कि इसको हम अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं, वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। वाटर हार्वेस्ट करने के बाद, और ये सारा जो हमारा ओल्ड एरियाज है जहाँ पर हमारा बिजनेस हब है, ठीक है, वहाँ पर उस पानी से हम फायर फाइटिंग सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि उम्मीद तौर पर गलियाँ छोटी हैं बाज़ारों की, फायर फाइटिंग के लिए गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल होता है, ड्यूरेशन लॉन्ग लग जाता है। इस पर हम फायर फाइटिंग सिस्टम बनाकर अर्बन फ्लडिंग से बचा सकते हैं। फायर फाइटिंग सर बोले काका खेल साहब, अभी हमारे वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जी सर, उनका एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आया था कि मैं मुल्क का वफाकी वजीर होने के बावजूद टैंकर खरीदता हूँ। बिलावल हाउस में भी टैंकर डलते हैं पानी के। हमें मालूम है कि पानी की इंपॉर्टेंस कितनी है। हम अरबों रुपए का रोजाना कराची वाले पानी खरीदते हैं। हम हर साल अर्बन फ्लडिंग का शिकार होते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उससे देखिए टैंकर की सेल कम हो जाएगी, पानी जमा हो जाएगा, अर्बन फ्लडिंग का मसला खत्म हो गया, तो ये गटरों के ठेके हम दोबारा बार-बार कैसे लेंगे? ने बना कराची में क्यों नहीं बन सकता? हम ये तो सैड सीन है कि हम मुल्क एक है, इसमें जो 4 सूबे हैं इसके निजाम अलग अलग हैं। अगर इनके निजाम एक ही हो जाए, जिस तरह 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ और एजुकेशन प्रोविंसेस को दे दी गई, और फिर आपने देखा हेल्थ और एजुकेशन के साथ क्या हुआ, हमने कल खबर चलाई थी, नवाब साहब में जो लड़का फर्स्ट आया ना, वो बोर्ड में रजिस्टर्ड था ना किसी स्कूल में। तो सैडली 18वीं तरमीम के बाद बड़ा नुकसान ये हुआ कि जब प्रोविंसेस को पावर्स दिए गए तो उन्होंने पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल ये है, आप माशाल्लाह इतने बाशऊर हैं, इतनी आवाज उठा रहे हैं, इतने आपके अच्छे प्लान्स हैं। शहरी रहमान हमारी क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, आपने उनसे राब्ता किया, उनको बताया कि मैं शहरी साहिबा ये करना चाहता हूं? मैं सर आपको बताऊं, मेरे मुझसे जो पाकिस्तान से हमदर्द लोग थे दुनिया भर के, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया, अर्बन फ्लडिंग पे 32 ममालिक में काम किया हुआ है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, अपना ये थे वाटर मैनेजमेंट के लोग, सब मुझसे राब्ते में आ गए। लेकिन अफसोस की बात कि मुझसे इदारे राब्ते में नहीं आए। सिर्फ तला सलीम साहब हैं जिनका मैं बेहद मशकूर हूँ, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अभी हम बहुत सारे काम उनके साथ मिलकर करने के ख्वाहिशमंद भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में वो प्लान जो है ना हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, मैं ये जरूर आपसे पूछूंगी कि जो इस्लामाबाद में ये लॉ आया और कहा गया कि हर नया पुराना घर रेन हार्वेस्टिंग करेगा। जी, रेन हार्वेस्टिंग, बारिशें बहुत होती हैं। देखिए, बारिशें बहुत होती हैं और वहाँ पर जो है ना, देखें दिन ब दिन वाटर लेवल डाउन से डाउन हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मियाँ यही है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हो रहे हैं, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है सिंक होल का आपके लिए ना। ज़्यादा अगर पानी नीचे चला जाए तो कुदरत फिर पानी अपने तौर पर मैनेज करती, कुदरत अपने आप को ना, तो सिंक होल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बिल्डिंगें कोलैप्स होती हैं। अच्छा, ज़्यादा डेप्थ से पानी लेने से सबसे बड़ा जो अलमिया आ रहा है, आपकी सेहत डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स की वजह से आपका जो है सेहत पर किडनी फेलियर हो रहे हैं, डायलिसिस के सेंटर खोल रहे हैं ज़्यादातर। क्यों खोल रहे हैं, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि पानी जो है ना हमारा, पानी की वजह से
जिगर फेल हो रहे हैं, सेहत खराब हो रही है। जी हाँ, ये मामला हैं। जितने भी पाकिस्तान के बड़े लेक्स हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं, किंजर हो या लेकर कलर कहार तक, जी इन तमाम तरह के पानी चेक किए गए, टेस्ट किए गए, सब के अंदर प्लास्टिक पाया गया। सैडली हम फिर भी वो पानी अपनी आबादियों को पिला रहे हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है मेरी नज़र में काका खेल साहब कि अब आज वर्ल्ड पेरेंट्स डे भी है, आलमी दिन है वालिदैन का, तो परवरिश के अंदर बच्चों की अब से हमें एक बीज बोना है मौसमियाती तब्दीली का। उन्हें बताना है कि आप जिस दुनिया में आ रहे हो, ये दुनिया इस वक्त तबाह बर्बाद हो रही है मौसमियाती तब्दीली की वजह से, और अगर आपने अपना किरदार अदा नहीं किया तो आपका मुस्तकबिल ख़तरे में है। क्योंकि इंडिविजुअल रोल बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो पानी के अंदर, समंदर के अंदर सारा कचरा डालना हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रीज़ हो। पाकिस्तान में इस वक्त 6000 प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं जो कि बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है, और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो 6000 से 60,000 हो जाएंगी। जरूरत इस अमर की है कि हम रिसाइकलिंग पे जोर दें, हम फैक्ट्रीज को बोले कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, समंदर में नदियों में अपना गंदा फुजला, सनती फुजला ना डालें। रिसाइकलिंग कर रही है गायें भैंसें जिन्होंने दूध देना है प्लास्टिक के शॉप पर खाती हैं। आप ऑफिस आती हैं, बोल के ऑफिस आती हैं, आप मलीर नदी से गुजरती हैं। जब मलीर नदी से आप, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं रोजाना गुजरता हूँ मलीर नदी से, और मलीर नदी में मुझे रोजाना व्हाइट कलर का झाग नजर आता है। मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने कहा इसके अंदर हर खतरनाक किस्म का मेटल और केमिकल मौजूद है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। लेकिन हमारी नदियों में आम चल रहा है, समंदर में आम फेंका जा रहा है, हम रोज देखते हैं, लेकिन कहते हैं खैर है, झाग है, खूबसूरत लग रहा है। बहुत अफसोस की बात है, आज दुनिया भर में वर्ल्ड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है, यानी आज यौम वालिदैन है। और दुनिया में अगर कोई सबसे अजीम, सबसे बड़ा और रब से मुखलिस तरीन रिश्ता है तो यकीनन वो औलाद का वालिदैन से होता है। यौम वालिदैन पर बात होगी। हमारे साथ मेहमान होंगी डॉक्टर शलीना भमानी जो कि PhD एसोसिएट डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ अलाइड हेल्थ, डीन ऑफिस मेडिकल कॉलेज, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और लीड ECD पेरेंटिंग प्रोग्राम में भी वो होती हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, आज इस खास दिन के मौके पर आप क्या समझती हैं, क्या खास मैसेज है जो कि हमें देना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए इस दिन की मुनासिबत से? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जितने भी वालिदैन हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो वालिदैन हमें देखने वाले हैं, आप सबको आलमी वालिदैन का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। पेरेंट्स होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मगर उतना ही चैलेंजिंग भी है, उतनी ही मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ती है। हम AKU में पेरेंटिंग एजुकेशन क्लासेस लेते हैं, उसमें हम बहुत तरह के पेरेंट्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, हमारा राब्ता होता है, और उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम बच्चों को सिखाएं कैसे, बच्चों की तरबियत कैसे करें। सो मैं अपना आगाज़ अपनी टॉक का ऐसे ही करना चाहूँगी कि सबसे पहले, अभी जो हम क्लाइमेट के बारे में भी बात कर रहे थे, अगर हम चाह रहे हैं हमारा बच्चा कोई अच्छी आदतें सीखे, हमारे बच्चे की तरबियत अच्छी हो, हमारे बच्चे का जो किरदार अच्छा हो, हमारे बच्चे की तालीम अच्छी हो, हमारे बच्चे के जो है वो जज्बाती, उसका कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं वो अच्छा हो, तो हमें सबसे पहले उस किरदार की जो है वो कहते हैं रोल मॉडलिंग खुद करनी चाहिए एज पेरेंट्स। अगर मैं कचरा नहीं फेंक रही हूँ तो मेरा बच्चा भी कचरा नहीं फेंकेगा, बिकॉज वो माँ बाप से सबसे ज़्यादा जो है वो सीख रहा होता है। अगर मैं किसी से तमीज़ और तहजीब से बात कर रही हूँ तो मेरा बच्चा मुझे देखकर वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है। सो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला मैसेज हम माँ बाप के लिए देते हैं वो ये देते हैं कि जैसे आप अपने बच्चे को देखना चाह रहे हैं, खुद वैसे बनने की कोशिश करें। दूसरा हमारा मैसेज पेरेंट्स के लिए यही होता है कि अच्छी पेरेंटिंग के लिए, एक अच्छी रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग के लिए माँ बाप की मेंटल हेल्थ, माँ बाप की फिजिकल हेल्थ, माँ बाप की वेलबींग को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर एज माँ बाप, एज वालिदैन हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते। सो ये दो मैसेज आज के आलमी दिन के हमारे अभी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लोग पेरेंटिंग पर सेशंस देते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं कि आपने बच्चों की परवरिश कैसी करनी है, हमारे मुल्क में ये रुझान किस तरह का है? क्या अच्छी खासी तादाद में पेरेंट्स आते हैं, आपसे रुजू करते हैं, या फिर अक्सर मैं देखती हूँ कि घर में जब झगड़ा होता है तो शौहर बीवियों से कह रहे होते हैं कि तुम अभी माँ बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थी, तुम्हें पता ही नहीं बच्चे को ट्रीट कैसे करना है। तो ये लड़ाइयाँ झगड़े जो होते हैं, इसमें कितना ज़रूरी है कि सेशंस लिए जाएँ? पहले तो जो हम रुझान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता रुझान शुरू हो रहा है, बिकॉज जो अब पेरेंट्स की जनरेशन आ रही है उनके पास काफ़ी सवाल हैं। ये बच्चे बहुत मुख्तलिफ हैं आप हम सब से। ये जनरेशन Z के बच्चे हैं, मिलेनियल्स हम पेरेंट्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप की पेरेंटिंग होती है। सो अब रुझान आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स में आ रहा है, ये अवेयरनेस आ रही है कि वो आकर इन टाइप के एजुकेशन सेशंस को अटेंड करें। और मैं आपसे कहूँगी कि हमारे पास माँ और बाप दोनों इन सेशंस में होते हैं, तो ना सिर्फ माँओं का इंटरेस्ट है बल्कि इसमें जो है वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं।
सेकंड जो आपने बात पूछी कि जो प्रिपेयर्डनेस होती है, सो हमारे एजुकेशन सेशन जो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है, हम उसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेरेंटिंग रेडीनेस एजुकेशन प्रोग्राम। सो पेरेंट बनने से पहले उसकी रेडीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए इस तरह के सेशंस बहुत ज़रूरी है। क्या आप फाइनेंशियली रेडी हैं, क्या जो है आपकी अपनी इमोशनल, अपने रिलेशनशिप्स इतने अच्छे हैं अपने स्पाउस के साथ कि आप एक अच्छे रोल मॉडल बन के एक पेरेंट्स बन सकें। सो ये प्लानिंग पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चा, जैसे कि हम जानते हैं कि एक जो है घर में आता है, वो माँ बाप को बहुत ज़्यादा माँ बाप पे डिपेंड करता है, इसीलिए माँ बाप के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इस आलमी दिन के दिन हम माँ बाप से बहुत ज़्यादा गुजारिश भी करेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने जो है ना, वो माँ बाप को बहुत ज़्यादा अक्सर तरीके से मिसगाइड भी माँ बाप बड़ी मिस्टेक्स कौन सी करते हैं डॉक्टर साहब, जो आप उन्हें बताना चाहेंगे अपनी करेक्ट कर लें? जी देखिए, तो मिस्टेक्स तो नहीं होती कोई भी। हम कहते हैं जब भी हम पेरेंटिंग सेशंस भी स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड पेरेंटिंग। कोई भी अच्छी या बुरी पेरेंटिंग नहीं है, ये एक जर्नी होती है। यानी मारना बुरी सबसे बड़ी पेरेंटिंग नहीं होगी, मिस्टेक जो अभी हम देख रहे हैं, डांटना ज्यादा बुरी पेरेंटिंग नहीं होगी। नहीं जी, कोई अच्छी बुरी पेरेंटिंग नहीं होती। बस पेरेंटिंग के डिफरेंट तरीके होते हैं जिनको जिनको ऑल्टर करने की ज़रूरत होती है किसी एक समझदार दूसरे एडल्ट की मदद से। जो सबसे बड़ी माँ बाप अगर अपने बच्चों को जंक फूड की तरफ बोले खाते रहो तो वो बुरी पेरेंटिंग नहीं होगी डॉक्टर साहब? जी देखिए, हम उसे बुरी पेरेंटिंग नहीं कहेंगे, वो प्रैक्टिस को ठीक होने की ज़रूरत है। सो इसीलिए अगर बुरी पेरेंटिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जी, सो बेसिक प्रिंसिपल, अगर जैसे आपने ये फूड की बात की, जंक फूड की, तो देखिए पेरेंट्स को एक रूल, बहुत सिंपल सा रूल है, आप सब इसको रिमेंबर कर सकते हैं। वो रूल है 5, 2, 1 और 0 का। सो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाहे आपके बच्चा किसी भी उम्र में हो, या आपके लिए भी बहुत अच्छा रूल है। 5 यानी 5 मिकदार के मिक्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपकी डाइट में होने चाहिए। 3 स्टैंड करता है 3 मील्स का खाना। अक्सर हम कहते हैं ना, जैसे ही बच्चों को खिलाएं तो इस टाइम का रोक दें, 3 टाइम का खाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 2 इसमें जो है वो रेफ़र करता है कि 2 आवर्स से कम स्क्रीन टाइम, लीजर स्क्रीन टाइम, जिसमें टीवी, जिसमें कोई रेडियो, जिसमें कोई मोबाइल फ़ोन। 2 आवर्स से ज़्यादा आपने बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम जो है 6 साल 8 साल से उम्र की बच्चों के ज़्यादा जो है उनको नहीं देना है। एटलीस्ट 1 आवर फिजिकल एक्सरसाइज और 0 कार्बोनेटेड शुगर एंड पैक्ड मटेरियल्स। ये तो आपने सबसे मुश्किल काम बताया है, 0 कार्बोनेटेड शुगर वाला। बच्चे इतनी चॉकलेट्स खाते हैं, इतने जूसेस पीते हैं, गर्मी आ गई है, शरबत पे शरबत बन रहे हैं, जूसेस दिए जा रहे हैं, मिल्क शेक्स बन रहे हैं, मैंगोज आ गए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम आपने बताया, 0 शुगर वाला। इसको कैसे कंट्रोल करें? मैंगो को मिल्क में मिलाकर बच्चे को देना तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट होता है। लाइक आप उसमें शुगर ना डालें, मैंगो तो खुद इतना मीठा होता है, मीठा नहीं होगा तो छोड़ देंगे हम। कोशिश, हाँ, तो उसको अच्छे तरीके से खिलाएं, उसको हनी में डिप करके खिलाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपनी क्लिनिक्स में भी डिस्कस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आजकल का जो दौर है जिसमें इतनी नफसा नफसी, इतनी मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, हमारा मुआशी हालात इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे में वो पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी परेशान हैं अपने जॉब सिनेरियोज को लेकर, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर, उसमें जब बच्चे उनसे क्वेश्चंस करते हैं, अक्सर मैं सुनती हूँ कि बल्कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि बच्चों को पालने के लिए बड़े पेशेंस की ज़रूरत है। इंसान क्या सोच रहा है, किस स्टेट ऑफ माइंड में, बच्चे को नहीं पता, वो आपको वैसे इरिटेट कर रहा है, आपसे क्वेश्चंस कर रहा है, लेकिन आपको जवाब देना है। ये पेशेंस वाकई चाहिए होता है या फिर हम उसको मिस हैंडल करते हैं? नहीं जी, ये पेशेंस वाकई चाहिए होता है। तो जब भी हमारे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं ना, क्योंकि बच्चों की वो उम्र बढ़ने की उम्र हो रही होती है, तो एक बच्चा 1 घंटे में आपसे कम 10 से 15 सवाल करता है अगर कोई नई सिचुएशन में होता है। और ये साइंस कहता है कि पूरे दिन के अंदर बच्चा कम से कम 50 से 60 सवाल ऐसे नए, बाज़ सवाल ऐसे होते हैं कि आपको खुद भी उनका जवाब नहीं पता होता। डॉक्टर शलीना भवानी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इन ब्रेक पे जाने से पहले मैं काका खेल साहब से सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने अपने बच्चों को क्या बीज बोया है? सर देखें, बच्चे अपने बचपन से देखते आ रहे हैं वालिद को काम करते हुए कि देखें, सबसे अहम चीज़ ये होती है कि बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है कि भाई देखें दरख्त इंसान की ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं और दरख्तों के लिए पानी कितना ज़रूरी है। मेरे घर के सामने एक पार्क है जी, रेन हार्वेस्टिंग का 5 साल पहले मैंने वहाँ तजुर्बा किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। सारे प्लांटेशंस वगैरह हमने की वहाँ पर, और जितना भी सराउंडिंग का माहौल है बहुत लश हो गया उससे ना। रेन हार्वेस्टिंग से सिलसिला सबसे अहम चीज़ ये हुई, क्लाइमेट चेंज का ये हिस्सा है, क्योंकि अगर पानी नहीं है
तो फिर आप किसी सूरत में ज़िंदगी है ही नहीं ना। तो उस पानी को हमने डाइवर्ट किया, लोगों के बोर भी रिचार्ज करवा दिए, इलाके के लोग बहुत खुश हो गए जिनके ड्राई बोर्ड्स थे। वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया, मिनिमाइज हो गया TDS। तो बच्चे मेरे साथ खुद लगी होती हैं, मेरी बेटियाँ, किचन गार्डनिंग के हवाले से भी, क्योंकि एक नेचुरल वैली जो कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि अमली तौर पर हम काम करते हैं। सबसे अहम चीज़ हमारे, अच्छा जो आप झाग का जिक्र कर रहे थे ना मुझसे भी, जी। झागों का, उसी झागों के आबारी से आप जो है ना सब्जियां खा रहे होते हैं, अल्लाह, उसी से सर सारी सब्जियां उग रही हैं इस वक्त। तो हमारी तो डिटेल इस पर हमने सारी रिसर्चिंग हमारी उस पर है कि कराची के लोगों के लिए। आखिरी मिनट है सर, कोई अपील करना चाहेंगे? सर मैं अपील करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जी हाँ, शहर के कामरान टसूरी साहब, मैं उनको डायरेक्ट अपील दूंगा। मैंने एप्लीकेशन भी उनके ऑफिस भिजवाई हुई। शहरी रहमान से भी अपील करें, वो मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज की। श्री रहमान साहबा से भी अपील करता हूँ, देखिए हमारे पास क्वालिफाइड नौइयत के PhDs हैं, बहुत अच्छी टीम हमारे पास है। हम अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज़ को आपके बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, पानी की शॉर्टेज को कम कर सकते हैं। जो भी इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 3 मसाइल 3 वे में हम पानी का हल निकाल लेंगे। रेन हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें उलमाए कराम का बड़ा अहम किरदार है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है, बारिश अपना वजू के पानी को जो ज़ाया होता है गटरों में, उसको भी हम सेव करते हैं वेल्स के अंदर और सरप्लस कर देते हैं। उसके अंदर हम पानी जो रेन हार्वेस्टिंग का होता है सराउंडिंग का, उस पानी को भी लेकर आ जाते हैं। उससे वाटर लेवल भी ऊपर होता है, क्वालिटी कंट्रोल, अपना क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर हो जाती है। तीसरा नंबर पर चीज़ है जो सेवरेज का पानी है, उस पानी को ट्रीट कर आप प्लांटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जनाब, भी बड़े अच्छे आपने 3 ऑल द बेस्ट टू यू अमान खान का खेल साहब, कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे कि आप क्लाइमेट चेंज नेचुरल वैली बनाने का जो ख्वाब है, जिसके लिए आप बड़े वक्त से मेहनत कर रहे हैं, वो पूरा हो और हमारी कौम को एहसास होगी उन्हें अपने मुल्क का ख्याल रखना है, अपनी इस पूरी प्लानट का ख्याल रखना है। हम सबकी जिम्मेदारी है, इसके लिए अच्छी नीयत होना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू सर। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। सैरिश, आपको तनसाजी का शौक है? नहीं तलहा, मुझे लगता है ये मर्दों को ही सूट करता है, खवातीन के लिए नहीं होना चाहिए। देखो, खवातीन के लिए वेट्स नहीं होते हैं, देयर कॉल्ड कैलिस्थेनिक्स, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने दिल को फिट रखने के लिए। और जो आप खवातीन, आपका जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरी खवातीन का जिक्र कर रहा हूँ, जो अपने चेहरे की झुर्रियाँ फपोड़े छुपाने के लिए इतना सारा मेकअप लगाती हैं, अगर वो एक्सरसाइज करें तो उनकी स्किन इतनी फ्रेश रहे कि उनको इस मेकअप की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो कोई शक नहीं है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरी नजर में तनसाजी शायद वही होता है कि आपने मसल्स बनाए। नहीं, देखिए फिटनेस की बात हो रही है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तनसाजी यानी अपने तन को साज करना, यानी अपनी बॉडी को टोन करना, अपनी बॉडी को फिट रखना, अपने फैट को कम रखना, अपनी मसल्स को एक्टिवेट रखना, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। आप सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों से बचते हैं। मेरे एक दोस्त को 50 साल की उम्र में डायबिटीज डायग्नोस हुआ। उसने 2 साल एक्सरसाइज की, 52 साल की उम्र में उसने इंसुलिन लेना बंद कर दी, क्योंकि वो 2 साल कंटिन्यूस रेगुलर एक्सरसाइज करता रहा। तो ये इम्पैक्ट है एक्सरसाइज का डायबिटीज जैसे मर्ज पे, सोचिए। बिल्कुल आप सही कह रहे थे। अच्छा चले, मैं अब आपको बताती हूँ कि थाईलैंड में सजा है ओलंपिया एमेच्योर, यस, हाँ जी, एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का मुकाबला, जिसमें पाकिस्तान ने 20 मेडल्स के साथ मैदान मारा। इंटरनेशनल तनसाजी के मुकाबले में पाकिस्तानी वफ्द ने मजमूई तौर पर 14 गोल्ड, 4 चांदी के, 2 कांसी के तमगे अपने नाम किए हैं। तला, मुझे ऐसे लगता है कि अब तो माशाल्लाह से हमारे यंगस्टर्स इतने उनमें अवेयरनेस आ गई है या तेज़ हो गए हैं कि उनको कोचेस की जरूरत भी नहीं है, वो यूट्यूब से सीख के तनसाजी भी कर लेते हैं। और जो उन्होंने अपनी बॉडी को जिस तरह भी टोन करना हो, शेप देनी हो, वो दे लेते हैं। लेकिन बॉडी तो खिजर की है, और खिजर हमारे साथ मौजूद खिजर भी है, रमीज इब्राहिम भी हमारे साथ है, दोनों हमारे साथ है। वेलकम टू आवर शो रमीज एंड खिजर। आप दोनों ने माशाल्लाह ये मुकाबला जीता है, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। बताइएगा अपना सफ़र कैसे शुरू किया, कितनी मुश्किलात पेश आई, किसी ने ख्याल रखा, खुद ही रखा, कैसे किया? खिजर से आगाज करते हैं। खिजर के गले में बहुत सारे मेडल्स भी हैं आज। जी बिल्कुल, मैंने 2013 में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, बट मेरा प्रोफेशनल करियर जो था वो मेरा 2016 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले मैंने मिस्टर लाहौर का टाइटल विन किया था, फिर उसके बाद ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी
देन मिस्टर पंजाब ये 2023 में मैं हुआ, फिर उसके बाद मैंने मिस्टर पाकिस्तान खेला, उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और आज मैंने थाईलैंड के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड एशिया लेवल पे गोल्ड लिया। रमीज़ भाई, आप भी माशाल्लाह से हमारे शो में पहले हिस्सा बन चुके हैं और मैं जानता हूं कि आप भी एक प्रो लेवल बॉडी बिल्डर हैं और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त हमारी जब वापस आ गए आप ये भी जानता हूं कि आप रेफरी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं, तो एक और अचीवमेंट है आपकी लिस्ट में, प्रो कार्ड के बाद अब रेफरी भी बन गए हैं। देखें, सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है हमने एक तो ये वो टीम हम लेकर आए एशिया के अंदर जो तारीख की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग टीम थी, जिसके अंदर 10 प्लेयर थे और 5 के करीब जो है ऑफिशियल्स थे और एक डेलीगेट्स था हमारे साथ। तो इसमें क्या था, ये जो हमारी जो एक बड़ी 16 रुकनी टीम थी, इसके अंदर जो 10 प्लेयर थे उन्होंने जो है मल्टीपल कैटेगरीज में पार्टिसिपेशन की, अप्रोक्स 20 कैटेगरीज प्लेयर्स खेल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी, जैसे कि हमने जाने से पहले कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सबको बताया था कि हम पूरे पाकिस्तान को सरप्राइज देंगे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमें आइडिया था कि हमारे जो प्लेयर हैं, जो हमारी सिलेक्शन हमने की है 10 लड़कों की, वो बड़ी हाई क्लास सिलेक्शन है और हमने उन एरियाज में, उन कैटेगरीज में लड़के सेलेक्ट किए कि जहां जो लड़का अच्छा मेडल ले सकता है और वो जीत सकता है वहां पे। जैसे कि हमने जूनियर्स की तादाद इस बार बढ़ाई अपने इवेंट के अंदर, तो जब हम जूनियर्स ज्यादा लेके गए, फिर इस तरह सीनियर्स भी कुछ ऐसी कैटेगरीज में लेके गए कि जहां हमें पता था कि इन क्राइटेरिया में और इन क्लासेस में जो है हम सरप्राइज आपने पहले ही अनाउंस कर दिया था। हम जितने भी ऑफिशियल थे, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान है बीबीयूआई, तो ये क्रीम जो आप लेके गए थे बैंकॉक, बीबीयूआई के मैं खुद ट्रेजरर और फिर इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट सैयद जाहिर हुसैन बॉबी और हमारे जो साथ टीम कोच है अफाक याकूब। तो हम पांचों की कोशिश यही रही शुरू से एंड तक के हम किसी तरीके से अपने प्लेयर्स को अच्छी स्ट्रेटेजी पे ले जाए और वो स्ट्रेटेजी पे हम कामयाब हुए। वहां जाके हमने प्लेयर्स की अब मैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं खुद एक वर्ल्ड चैंपियन हूँ, खुद एक प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल एथलीट हूँ, तो जाहिर है मुझे पता है कि वहां जाके कैसे किसको बीट करना है। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि मेरे मुल्क के खिलाड़ी चैंपियन बने, चाहे कोई भी इनको इंटरनेशनल इवेंट बने। तो मैंने ये बताइए, आपने आपको सपोर्ट किसने की, पैसे कहां से आए थाईलैंड जाने के? क्योंकि मैं जानता हूं स्पॉन्सर बड़ा एक चैलेंज होता है। इफ यू कैन ये करना है, ऐसे ट्रैवलिंग करनी, तो इस तरह से सब कुछ चलता रहा। रमीज भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? I think लाइन टेक्निकल डिफिकल्टी इंटरनेट की शायद, लेकिन यकीनन बड़ी मेहनत होती है इन लोगों की। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि इनको सपोर्ट किसने किया ट्रैवल के लिए, स्पॉन्सर के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है स्पॉन्सर्स ढूंढना। खिलाड़ी अपनी मदद आपके तहत अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द वालों से मदद मांग रहे होते हैं, जिसके बाद वो अफोर्ड कर पाते हैं इन मुकाबलों में शिरकत करना। आई होप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, सारा पैसा क्रिकेट को ना दे, दूसरे खेलों को भी दे। यकीनन दूसरे खेल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं हमारी कौम के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। और बॉडी बिल्डिंग बड़े अंडे खाने पड़ते हैं, बड़े अंडे, कीमा खाना पड़ता है, अंडे खाने पड़ते, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से प्रोटीन शेक्स पीने पड़ते हैं। एनी हाउ तला बात ये है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। कितना डीमोरलाइजिंग होता होगा कि जनाब आपको पता है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना तो आगे मुश्किल मंजिल आसान नहीं है, मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए भी सारी एफर्ट खुद ही करनी है। करियर नहीं होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं होता है, जिसकी वजह से ये खिलाड़ी अपने मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीछे प्रेशर यही होता है कि हमें बहुत सारे अखराजात पूरे करने हैं। आखिरी बात जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जेवलिन का आया था, तो हमें याद रखना चाहिए सरिश कि उस शख्स ने भी, उस हमारे हीरो ने भी या अली मदद बोल के सुभान अल्लाह जब जेवलिन फेंका तो गोल्ड मेडल आया, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम मैकेनिज्म नहीं है खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का। अल्लाह गैब से जरूर मदद करता है। सही कह रहे हैं रमीज, आप हमें सुन सकते हैं? जी, अब आ रही है। रमीज, आप ये बताइएगा कि आपको सपोर्ट किसने किया, फंड्स आपने कैसे मैनेज किए, कैसे आप इतने सारे टैलेंटेड लड़कों को लेके बैंकॉक तक पहुंचे? देखिए, सपोर्ट तो किसी ने भी नहीं की हम लोगों को। हम ऑफिशियल भी अपने आप गए, ये सारे बेचारे एथलीट जिन्होंने खुद तैयारी करी, सारा एक्सपेंस खुद उठाया और सारा कुछ खुद तैयारी की, तो अपनी कोई सपोर्ट नहीं की।
पैसे कहां से आए? रमीज, पैसे कहां से आए? पैसे कहां से आए? फंड्स, स्पॉन्सर, जितने भी एथलीट हैं इनमें से बहुत सारे इनमें से चले कुछ आई थिंक सो डिफिकल्टीज हैं टेक्निकल कि हम लोग, लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने कहा कि जितने भी एथलीट्स हैं उन्होंने खुद से अपने अपने लिए फंड्स जमा किए हैं, जैसे मैंने कहा, दोस्तों यारों से, रिश्तेदारों से, अहबाब से, यकीनन। लेकिन ये जुल्म है, ये नाजायज़ है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी डाइट के खर्चे बर्दाश्त करने के बाद, इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाएँ और वहाँ पर आपके लिए कोई स्पॉन्सर ना हो, कोई फंडिंग ना हो, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल ना हो, वेरी सैड। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्रिकेट से हमें प्यार ज़रूर है, लेकिन बाकी खेलों से भी प्यार कीजिए। उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया। बिल्कुल, आप तला ठीक कह रहे हो। तला ये बात एक बार नहीं 1000 बार कह चुके हैं, लेकिन हमारे जब तक सोडा, शैम्पू और रियल स्टेट की एडों में दूसरे खिलाड़ी नहीं आएंगे ना सैरिश, मैं ये बोलता रहूँगा। नहीं तला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये वो सच्ची बात है जो मतलब कहते हैं ना, वो तल्ख हकीकत है कि इसमें पर्दा नहीं डाला जा सकता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। जून की आमद है। आज 1 जून हो गई है। माली साल 2023 और 24 का बजट तैयार हो रहा है, लेकिन ताजिरों ने हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई हैं। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि रिलीफ मिलने वाला है। अल्लाह जाने रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना। मौजूदा सूरत हाल में नए टैक्सेस लगाए गए तो खदशा है कि बहुत से मजीद कारोबार भी बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ इतलात ये भी है कि ताजिरों की मर्जी के बरखिलाफ हुकूमत एक बार फिर बैंक से लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। महंगाई के सालम में और पाकिस्तानी रुपए की गिरती वैल्यू को देखते हुए ताजिरों को हुकूमत और इस नए बजट से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ताजिर बरादरी नए माली साल के बजट में अपनी क्या सजेशंस रखती है, इसी पर बात हम करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं होल सेल ग्रॉसरीज के चेयरमैन हैं जनाब रऊफ इब्राहिम साहब। होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। यकीनन आप बड़ी इस वक्त एक्टिव भी हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। रऊफ साहब जी जी, क्या आपको उम्मीदें हैं बजट से? मुझे काफ़ी हैं। काफ़ी हैं? जी जी। कौन सी उम्मीदें? देखिए, आप कुदरती एक निज़ाम है कि पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। ग्रेट। देखें, एक गंदम में आपको क्राइसिस खड़ा हुआ नज़र आ रहा था कि जो 150 से 170 रुपये आटा बिक रहा था, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी 245 US डॉलर में आपको 76 में आपको गंदम आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आपकी कॉस्टिंग नीचे आएगी। हम तो अब भी आपके तवज्जुह से कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना भी सोचें कि इसको इंपोर्ट करें ताकि कंपटीशन पैदा हो। अच्छा, पहला सवाल हमारा सबसे बड़ा ये, पहला बेसिक आटा ही समझ लें आप, गंदम समझ लें। कराची में कहीं गंदम उगती है? नहीं। इसको लाने के लिए 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है फूड डिपार्टमेंट को। जब जाके ये 115 वाले हड़ताल इसीलिए कर रहे थे, 115 रुपए में गंदम पड़ जाती है। जी हाँ। तो आटा तो वही 135 में बिक रहा है। इसको कंट्रोल करना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। इन फूड डिपार्टमेंट जो भी मुलविस है उनके खिलाफ क्रैक डाउन होना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं राउफ भाई, हम प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो वो वापस नहीं आती, उसी रेट पे मिलती है। रुक जाएगा रेट, लीजिए नहीं आएगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि खबरें अच्छी हैं, कॉस्टिंग की भी आपने बात की है, तो आपको लगता है कि आटा सस्ता होगा? बिल्कुल होगा। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि अभी आप जो पल्सेस वगैरह आपने देखी होंगी, इंटरनेशनल बाज़ारें बिल्कुल कम हुई हैं और हमारे यहाँ जो पूरे साल का हमें क्रॉप चाहिए उससे ज़्यादा तो हमने मंगा लिया है। हमने ज़र मुबादला ज़ाया कर दिया। ज़ाया करने के अलावा आप समझें कि रेट आप रिटेल में वहीं खड़े हैं, होलसेल में कम हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, कोई मैकेनिज़्म है एलसी खोलने का? हो तो ठीक है, एलसी कितनी खुलेगी? जी हाँ। कोई मैकेनिज्म हो। आईपी आप इशू कर रहे हैं, आईपी इंपोर्ट परमिट है जिसका सीएडी का मतलब कलेक्शन अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, यानी एक्सपोर्टर आपका पाबंद नहीं है, ना बैंक पाबंद है, लेकिन आप धड़ दिए जा रहे हैं। आपके पास ये पता नहीं है कि हमें दालें कितनी चाहिए। दुनिया का एक निज़ाम होता है कि हमें मसूर दाल इतनी चाहिए, काला चना इतना चाहिए, इससे ज्यादा हमने इंपोर्ट कर लिया 6 महीने का। सर, 3 दिन की रह गई है दालें बस। आबादगार बोर्ड के नदीम शाह साहब हैं,
बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो बता रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रॉपर्ली और उनकी खबरें शाया भी हुई थी कि हमने 32 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट की है फूड आइटम्स की पिछले साल। अगर यही 32 अरब डॉलर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर पे लग जाता तो हमें अगले 3-4 सालों के लिए कोई इंपोर्ट करनी नहीं पड़ती, ये सारी चीजें हम खुद कफील थे बनाने। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि ये हमारी दालें कम रह गई थी जी। जब हमने ये स्टेट बैंक पे धरना वगैरह, आपको याद होगा 6 महीने हुए हैं जी, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है ना घुस गए लोग, सारे इंपोर्टर घुस गए कि जी लाओ लाओ करना शुरू किया। 1 कंटेनर चाहिए, वहाँ 10 मंगा लिए जी हाँ। अब जब 10 मंगा लिए तो अब हम रोकें तो सही, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी अनाउंस करे कि इंपोर्ट ये बंद कर दे दालों की, हमें जरूरत नहीं है अभी। ऑयल में आप ले लें, ऑयल सस्ता सुना है कल देखें हुआ। आप अभी बता रहा हूँ कि $1000 की चीज़ आज 820 में भी कोई लेने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड की जा रही है कि सरसों में 40 साल में सरसों जो हमारे यहाँ उगती थी 40 साल में इतना बड़ा क्रॉप नहीं हुआ जितना अब हुआ है जी। सनफ्लावर बहुत बड़ा क्रॉप, गंदम का भी रिकॉर्ड क्रॉप था, लेकिन आपने शॉर्टेज देख ली। अब ये बताइए बजट तजावीज आप क्या देंगे, क्या होना चाहिए बजट में रिलीफ देने के लिए? देखें बजट में रिलीफ देने का एक ही तरीका है, पहले तो हमें एनर्जी सेक्टर को देखना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्रियां भी अफेक्टेड हो रही हैं। लोग तो कहते हैं यहाँ पाकिस्तान चलेगा या पावर सेक्टर, क्योंकि 4000 अरब से ऊपर का तो आपका सर्कुलर डेट है। आप बात करूं आपसे कि आप अगर एनर्जी सेक्टर पे तवज्जो नहीं देंगे, सोलर सिस्टम पे नहीं आएंगे तो ये चला नहीं सकते, आप पाकिस्तान ही नहीं चल सकता। अब आप हमने इतना बुरा निज़ाम बनाया हुआ है कि हमने 2 बजे उठना है और 11 बजे तक दुकानें खोलनी हैं, हमने जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो 1 बजे तक खोलनी है। हमें ये अनाउंस करना चाहिए और इस पर इकदाम फ़ौरन उठाने चाहिए कि सोलर फ्री होना चाहिए, कोई ड्यूटी नहीं, बल्कि उस पर सब्सिडी दी जाए और इसको अनाउंस किया जाए। और जितनी भी पाबंदियां हैं ना, होटल रेस्टोरेंट 10 बजे बंद, 7 बजे तमाम दुकानें बंद कर दी देंगे। रेस्टोरेंट वाले किस तरह देखिए, शोर मचाना हल नहीं है, मुल्क बचाना हल है। मुल्क बचाना हल है, नियत नहीं है ना, अपना अपना सोचते नहीं, नियत का कुछ भी नहीं होता। इस जमाने में वो टाइम आया है पाकिस्तान का कि रिट कायम करें, रिट कायम करें, सब हो जाना है। रऊफ साहब, पिछले साल 8400 अरब का बजट आया था जिसमें से 3500 अरब बजटरी खसारा था, यानी बजट डेफिसिट। इस साल आपको क्या लगता है बजट डेफिसिट और ऊपर जाएगा? अभी फिलहाल तो लग रहा है 4-5 हजार अरब होगा। जी बिल्कुल होगा, लेकिन इसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। टाइम में जब आप पॉलिसियाँ चेंज करेंगे, आप टाइम टू टाइम पॉलिसियाँ बनाएं कि गंदम हमें क्या चाहिए, फला क्या चाहिए, हमने किस तरह लेना है। हमने अपनी पॉलिसीज के लिए तो IMF को अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है ना कि सर अप्रूव करें तो हम यहाँ बजट दें, अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो रऊफ साहब क्या करेंगे? अप्रूव तो होना नहीं है, ये तो मैं आज बता दूं, कुछ बातें मैं कह नहीं सकता। देखिए आपकी पॉलिसी है, सब चैनल की अपनी पॉलिसी, झूठ मैंने बोल नहीं रहा। आजकल सबकी एक ही पॉलिसी है सर, ऐसे आपकी नॉलेज के लिए एक पॉलिसी पे हम आ भी जाएं, अभी एक पॉलिसी पे हम आते हैं। लेकिन इस मुल्क में अगर आप देख लें कि एक परिंदा पर नहीं मारता था, मैंने देख लिया, बंदे कहाँ हैं कोई नजर नहीं आता। हम अपनी रिट कायम कर लेना तो दुनिया का हर काम कर सकते हैं। वैसे मैंने ये सुना, और जितने इदारे हैं जी, स्टील मिल ले लें आप, दूसरे इदारे, स्टील मिल 10 साल से बंद पड़ी, आप सबकी सैलरियां दे रहे हैं। अब आप सबको पैसे दिए जा रहे हैं, 200 से ऊपर इदारे हैं, है ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो खसारे में है। खसारे में है ना, क्यों नहीं स्टेप उठा लेते? एक दफा उठा लें, शोर मचाने से उठा लें। अच्छा, अभी रऊफ भाई जो आपने बात की बजट की भी हाँ रिलीफ है, अच्छी खबरें हैं, हमने तो ये सुना है कि वक्ती तौर पे अभी हुकूमत बनने दें, अक्टूबर में इलेक्शन है, उसके बाद फिर से वही मारामारी शुरू हो जाएगी। देखिए कल का तो किसी को इल्म नहीं है, कल क्या होना है हमें भी पता नहीं था, अब होना क्या है। वरना लाइफ में हमने ये देखा जो हम देख रहे हैं, तो ये भी अल्लाह का निज़ाम है, उस कुदरत का निज़ाम है। लेकिन अभी हमें रिलीफ एंजॉय करना है जो हमें मिलने वाला अगले महीने। अभी तो मैं कहता हूँ कि तकरीबन आइटम आपको कमोडिटीज़ में इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। चावल में, आटे में, घी में, आप दालों में दालें। एक बात बताइए, दालें, हमारा मुल्क वसाइल से माला माल है, कि दालें हम खुद क्यों नहीं हमारी होती हैं, क्यों आज देखिए मेरी बात सुनिए, आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मूंग की फसल सबसे बड़ी बम्पर फसल हुई माशाल्लाह, यानी सबसे महंगी दाल। अच्छा, इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं, वजह क्या थी कि जो हमारा सैलाब आया ना, उससे 5 साल हमारे क्रॉप बहुत अच्छे रहेंगे, ज़मीन को नमी मिली है और ये 5 साल हमारे को बहुत कितनी पॉजिटिव बात की है, वरना हम तो सैलाब की बस तबाहकारी ही पढ़ते। देखिए तबाहकारी को रात के बाद दिन भी तो आता है ना बेटा। बिल्कुल। और आप ये समझ लें, मैं आपके टीवी के तवज्जुह से वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त करता हूँ
कि तमाम इदारे सरकारी इदारे जो सफ़ेद हाथी हैं, जो इस मुल्क के गरीबों का पैसा ख़त्म हो रहा है, उस पर तुमको सबको भेज देना चाहिए इन इदारों को। क्यों हमारे ऊपर जान पे डाला हुआ है? आप कौन सा इदारा खरीदना चाहेंगे? सर मैं तो ये चाहूँगा कि PIA दे दो। एयरलाइन अच्छी है सर, एयरलाइन अच्छी है, इसको सीधा करना थोड़ा आसान है। सीधा करना आसान इसलिए है कि कोई इन्वेस्ट करेगा ना तो उसका रिटर्न मांगेगा। नाम क्या यही रखेंगे PIA या फिर अब्दुल रऊफ इंटरनेशनल एयरलाइन? मैं तो ये कहूँगा कि मेरे बेटे का नाम रख लूंगा, आर्या रख दिया, ARIA, आर्या, अब्दुल रऊफ इंटरनेशनल एयरलाइन। कबूल हुआ। आमीन। वैसे मैं तो ये कहूँगा मैं तो अपनी बेगम का नाम रखूंगा शाहीन। बहुत अकलमंद है, बहुत अकलमंद है रऊफ भाई, यकीनन हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। 39 इयर्स में भी अपनी बीवी को भूलते हैं तो हम तो उसके गुलाम है सर, हमेशा। क्या बात है, सारे मर्द हज़रात को ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए अपनी बीवी के साथ। बिल्कुल सही। चला सीखें आप भी कुछ। सर मैं तो आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा, चंद मेरी दरख्वास्तें हैं कि इन पे अगर हम अमल कराना चाहें ना जी, ये गवर्नमेंट जितनी भी आप देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, आर्म फोर्स हो, या हमारे कोर्ट हो, जजेस हों, हमारी आवाम हो, सियासतदान हो, सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोच लें, देखें बहुत आगे जाएगा पाकिस्तान। रऊफ भाई ये बातें हम सभी करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं होता इस पे अमल। नहीं बेटा होगा, बेटा होगा। यानी आप कह रहे हैं सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान का ना सोचे, पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान। और अगर आप बच्चों में अगर देखना चाहें आप, तो बच्चों को जो हमारी यूथ खासकर उनका दिमाग वॉश किया गया, लोगों ने क्या किया, और वॉश भी हो गया। किसी टाइम में दहशतगर्द भी होते थे, वो भी वॉश किया गए हैं, जो बम फाड़ते थे, याद होगा आपको। लेकिन आज हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस डगर पे जा रहे हैं। रब्बे करीम से ये फरियाद करें कि ये सियासतदान में आपस में ना लड़ें। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं अमन। और इस गवर्नमेंट की पॉलिसी, अब आप देखें कि 316 तक डॉलर गया ओपन मार्केट जी हाँ, और आज एक दिन में इसको 300 कर दिया गया। ओपन मार्केट में हुआ ना जी हाँ। हो क्या रहा था, हमारे चंद ताजिर, मुट्ठी भर ताजिर हैं, ये अंडर इनवाइस कर रहे हैं। देखें चावल मंगा रहे हैं, $300 का है, ठीक है, तो उसको $200 कर देते हैं। ऊपर के पैसे वो $1,00,000 जेब में डालते हैं, बोले 40 रुपये का फ़र्क है चमक का। दुबई का मैं बता रहा हूँ, जिसको चमक कहते हैं जी। तो 40 रुपये, तो आप $1,00,000 पे 40 लाख रुपए रोज बना लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तान से खेल रहे हो। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो हमने किया, चंद मुट्ठी पर है। पूरा निज़ाम मैं आपको आज बता रहा हूँ कि चंद आदमी ये चला रहे हैं, चाहे पल्सिस में ले लें, ऑयल में ले लें, सट्टा माफिया ले लें। चीनी कौन चलाता है? बड़े बड़े जमींदार या बड़े बड़े असेंबली के। शुगर मिल कार्टेल तो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। आप देखें 80 रुपीज़ का इसका सब्सिडी एक प्राइस थी, उसको 98 उस गवर्नमेंट ने किया, लेकिन आज 114 120 से भी देखिए 125 में रिटेल में मिलती है ना बेटा। हाँ जी। लेकिन आप ये अंदाजा कर लें कि इस पे मैंने यही कहा कि सट्टा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन भी होना चाहिए। और ये जो आपने एक निज़ाम बनाया हुआ है ना, फरसूदा निज़ाम 50 साल से, वही आप कहते हैं जी आपने चीनी रखी, अब वो डीओ देते हैं ना, डीओ डिलीवरी ऑर्डर। अब वो डिलीवरी ऑर्डर जेब में रखते हैं, बोले इसको भेज दो, वो उसको भेज दो, वो उसको भेज दो। डिलीवरी तो उठती ही नहीं है। इस पर लिखा हुआ होना चाहिए कि 7 डेज के बाद ये डीओ माना ही नहीं जाएगा। कौम से चोरी काम चोरी कैसे खत्म करें? वैसे मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है रऊफ भाई की, बड़ी पॉजिटिविटी अभी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, मोमेंटम तोड़े ना। चोरी काम चोरी कैसे खत्म करें? काम चोरी हम बेईमान है, वही तो मसला है, जैसे लोग वैसे हुक्मरान। मैं बेईमान हूँ। अब मुझे उठना ही 12 बजे, मुझे ये देखना है कि मैं कायल और कितना सुस्त हो जाऊँ। जी हाँ। गपशप कैसे करूँ, मैं मोबाइल में नेट कैसे, रात को जागूं कैसे, रात को पूरी रात जागना। मुझे एक आप बात बता दें, इस नस्ल को आप बर्बाद कर रहे हैं। ये जो है ना इंटरनेट बर्बाद कर रहे हैं। और मैं सच बोल रहा हूँ कि आज का 10 साल का बच्चा या 7 साल की बच्ची या 7 साल का बच्चा वो नेट पे जा रहा है जहाँ पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, हम नेगेटिव में जा रहे हैं। और दूसरी बात, रात के पैकेजेस पे 100 रुपया मिनट 100 रुपया मिनट 100 रुपया मिनट, कोई रात को ना जागे 100 रुपया मिनट होना चाहिए। क्यों इस पे अमल नहीं होता? मोहब्बतें कैसे बढ़ेंगी जो आप बता रहे हैं? ये मोहब्बतें घर में ही रह गई हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को क्या तालीम देंगे? देखें ये जो फ्री पैकेजेस, व्हाट्सएप पे इतने पैकेजेस फ्री, ये फला फ्री, बात करते रहे सारी रात, कितने जीबी फ्री, इस पे पाबंदियां लगाएं, अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को सुधारें।
जाहिर है इसका पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव यूज भी है, वो करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। आज वर्ल्ड पेरेंटिंग डे है तो उस हवाले से बड़ी अच्छी वालिदैन का आलमी दिन है। कुछ बताएं, माशाल्लाह से रऊफ भाई के नवासे नवासियां पोते भी हैं और बेगम से इतनी मोहब्बत करते हैं, 39 ईयर्स शादी को हो गए, कैसे पाले आपने बच्चे अपने? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक ही बात सीखी है कि बच्चों को प्यार से रखना चाहिए, डांटना और उसको हर वक्त। बच्चे भी तो आजकल के लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाले बच्चे। आप ये बातें करने जाएंगी कि हर चीज को एक ही बात पे आप ले जाएंगे तो नहीं होगा। आपकी परसेंटेज कितनी 1-2% है ना जो डांट डूट चल रही है, आजकल वो सिस्टम चला गया है। अभी आप बच्चों के बाप बनेंगे ना तो नहीं चल सकते, दोस्त बनेंगे तो चलेंगे, दोस्त बनेंगे चलेंगे। मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, बेटा कैसा है मेरा बच्चा? ठीक है मेरा बेटा, और हम बातें बर्दाश्त करना सीखते हैं। आज जवान जनरेशन को ये सोचना है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। और दूसरी बात ये जो आप देश तो बना रहे हैं, ये है यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह, जहाँ अपने माँ बाप से नहीं मिलते, ओल्ड होम में रखते हैं। हमारे रब्बे करीम की बड़ी मेहरबानी है कि इस पाकिस्तान पे ख़ास कर तो अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं। बिल्कुल, आप बड़ी अच्छी बात ये आप मदर डे या फादर डे करें, ये डे तो खत्म हो गया, हर डे है, नाराज ना करें, रोज खुश रहें बस। चले भाई, लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी रऊफ भाई ने बता दिया है कि आटा, चीनी, तेल सब सस्ता होने, बिल्कुल खुशखबरी है मेरे लिए। खुश हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप खुश हो जाएं कि अल्लाह रब्बे करीम ने इतनी मेहरबानी की है कि हर फसल अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर होलसेल ग्रोसर्स एंड होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर ये बात बोल दें तो हमें यकीन होना चाहिए कि होगा, क्योंकि यकीनन सरकारी लोगों की बातों में और तंजीमों की लोगों की बातों में बड़ा फर्क होता है। तो हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने बोल दिया है तो मुझे यकीन है होगा इंशाल्लाह। आप पल्सीज पे बैंड लगा दें, फिलहाल सीआईडी डॉक्यूमेंट क्लोज, जुलाई तक की शिपमेंट अलाउ करें, बाकी ये डॉलर जाया ना करें, दालें ना मंगवाएं बाहर ना से, मंगवाएं, यहीं पैदा करें, यहीं पैदा करें। अब जरूरत भी नहीं है, आपके पास 6 महीने का जखीरा है। यकीनन चले भाई, ये तजवीज सुने रऊफ भाई की अरबाब इख्तियार और उस पे कुछ करें। वक्त हुआ यहाँ एक ब्रेक का। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले जो थे हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब थे और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि उनको एक एयरलाइन का शौक है तो पीआई को ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअली एविएशन सेक्टर के एक बहुत बड़े लीडर, एक बहुत बड़े जाइंट मैं उन्हें कहूँगा। वजह यह है कि उन्होंने अपनी पूरी 25-30 साल ज़िंदगी के लगा दिए हैं इस सेक्टर के लिए, लेकिन वो हमेशा से फ्लाइंग को प्रमोट करते थे। लोगों को स्कूल्स उन्होंने क्रिएट किए हुए थे जहाँ पर फ्लाइंग सिखाया करते थे। एम्बुलेंस क्रिएट कर दी थी उन्होंने पहले, जिसके ज़रिए वो पेशेंट्स को जहाज़ों के ज़रिए यहाँ से वहाँ ले जाया करते थे। बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, लेकिन इनकी जो रिसेंट सर्विस है एयर टैक्सी की, वो बड़ी मकबूल हुई है। अच्छा, वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई खबर सुन के, इवन दो कि आजकल इंसान जो जमीन पर टैक्सी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, हवा में टैक्सी के अलावा वो जो ट्रैफिक में फंसने की फ्रस्ट्रेशन है ना, अल्लाह माफ करे, वो बंदे का खून पी जाती है गुस्से से। दिल तो यही चाहता है ना कि हम जो है ना दफ्तर से घर, घर से दफ्तर जहाज में ही जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि गाड़ी की भी औकात नहीं है। मेरे ख्याल है महंगी भी बहुत होगी, उनकी महंगाई इतनी हो गई। मकामी कंपनी है स्काई विंग, जिन्होंने कराची वालों के लिए एयर टैक्सी सर्विस मुतारिफ करा दी है। तलहा जो अक्सर फंसते हैं ट्रैफिक में, वो अब नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। बोल की छत पे लैंड किया दिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम साहब। यकीनन एक बहुत बड़े हीरो हैं मेरी नज़र में, क्योंकि जिस तरीके से फ्लाइंग को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को जहाज उड़ाना सिखा रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, यकीनन बड़ी लाजवाब सर्विस है। लेकिन ये ऑफकोर्स शहर टू शहर है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप लियारी से क्लिफ्टन या फिर इस्लामाबाद, लाहौर में कहीं एक इलाके से दूसरे इलाके, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान असलम साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, कौन कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हैं? आप फ्लाइंग भी अभी तक, स्कूल भी चल रहा है आपका अभी तक? जी थैंक यू तला। हमारे पास इस वक्त फ्लाइंग स्कूल है, उसके अलावा हमारी वनडे पायलट के नाम से बिल्कुल, एक जिसको जहाज उड़ाने का शौक हो, एक दिन में जाके पायलट बन सकता है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हमने क्रिएट कर दी थी, तो वी रिमेन ऑन इन टॉप 10 ऑन ट्रिप एडवाइजर। ग्रेट। और मतलब थ्रू आउट फॉर लास्ट से अबाउट 3-4 ईयर्स हम टॉप 3 या टॉप 5-6-7 में रहते हैं। अभी एक्टिविटीज़ कम हुई हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, तो उसकी वजह से वी माइट बी। लेकिन इमरान असलम साहब के साथ मैं थोड़ा सा करीब रहा हूँ, मैंने इनको काफ़ी सालों से ऑब्जर्व किया है। मैंने इनके अंदर वो पैसे कमाने की लालच बिल्कुल भी नहीं देखी, और इंसानियत की खिदमत और पाकिस्तान को प्रमोट करने का जो जज्बा मैंने इनके अंदर देखा है, वो एक्सपर्ट्स पे बहुत ज़्यादा होता है। और आप माशाल्लाह से दुनिया में बाहर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आपके बच्चे भी हैं, और आप बड़े सक्सेसफुल भी हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि वो एक्सपर्ट्स वाला जज्बा आज में भी है। इमरान भाई,
एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप मुल्क से बाहर होते हैं ना, तो आपको और ज़्यादा अपने मुल्क की कदर होती है। और हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए। पाकिस्तान में रहते हुए शायद हम लोगों को फील नहीं होता है कि हमारे मुल्क की और हमारी आज़ादी की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं, कहीं और जाके किसी और मुल्क में रह के आप फर्स्ट क्लास सिटीज़न नहीं हो सकते। और हमेशा से जब भी बाहर होते हैं तो दिल यही करता है कि somehow other we come back and do something for the country, and this is what we have been trying. अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो हमारे मतलब आपको पता होगा एधी एयर एम्बुलेंस यहाँ पे ऑपरेट होती है, बट इट वाज ग्राउंडेड फॉर 5 years. तो फैसल ईदी केम टू मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी रिवाइव्ड इट माशाल्लाह, और नाउ एधी एयर एम्बुलेंस सर्विसेज अप अगेन, और हम उसके ऑपरेटर हैं माशाल्लाह। बट इट इज यस एधी एयर एम्बुलेंस सर्विस। जो माशाल्लाह से एयर टैक्सी आ गई है, मैं तो खैर बहुत खुश हो रही थी, पर अब ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जब से मैंने सुना है तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि शायद ये हमें सस्ता पड़ेगा ये दूसरी एयरलाइंस की निस्बत, या महंगा पड़ेगा, क्या होगा? एक बात बताएं, आप बस में जाती हैं तो वो सस्ता होता है या रेंट कार में अपनी गाड़ी करके जाती हैं वो सस्ता? रेंट कार महंगा होता है, बस सस्ती होती है। अपने जहाज में जा रही हैं तो महंगा ही होगा, बस में जाएंगी तो सस्ता होगा। मजा तो फिर तब आएगा ना कि जब ये भी सस्ता हो। बस आप बच्चे बाल की खाल निकाल के और बच्चे की जान ले रही हैं। अच्छा चलिए बताइएगा सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे? अच्छा, इसका एयर टैक्सी का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं कि जो छोटे जहाज़ों के साथ है, जिस लेवल के जहाज़ों के साथ हम कर रहे हैं कि 2 से 6 सीट्स के साथ, ये अभी तक पूरी दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता था। नॉर्थ अमेरिका में हेलीकॉप्टर्स या जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए है, बट इन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक से स्टार्टिंग फ्रॉम $20,000-30,000। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो इट वुड बी लाइक से बिलो $100,000 till 500-600-700,000 रुपीज़ के यू कैन गो टू एनी एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। और चार्टर पाकिस्तान में भी अगर इसको हम देखें ना, तो आपका जो अंदरूनी सिंध या बलूचिस्तान के एरिया का जो छोटा जहाज़ भी है, जो 8 to 10 सीटर है, 12 सीटर है, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 25 to 30 lakhs। लेकिन अगर उसी सेक्टर के ऊपर आप 1.5-2 लाख में पहुंच जाते हैं। अब बलूचिस्तान देखिए बहुत अंडर सर्विस्ड है। वी हैव 29 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, लेकिन उसमें से 7-8 इफेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि अगर हम वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी को ले जा सकें, प्रोफेशनल्स को ले जा सकें, तो हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को ट्रिगर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी गॉट फ्राम द बिज़नेस कम्युनिटी एंड फ्राम प्रोफेशनल्स एंड इवन द गवर्नमेंट लेवल, कि अगर हम तुर्बत है, वसनी है, गवादर है, उसके अलावा पंजगोर है, सिर्फ इन एरियाज़ में ही अगर हम थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह से ट्रिगर कर देते हैं कि लोग 12 घंटे का ट्रैवल नहीं करना चाहते बाय रोड, एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड सेफ आल्सो बाय द बिजनेस कम्युनिटी, तो इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रिगर होगी। उसके साथ साथ आप ये देखें कि लोगों के जो हैं वो हालात बेहतर होंगे, वहाँ पे लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव होंगी, और उसके साथ जो है वो खुशहाली आएगी। तो अच्छा इमरान भाई, आपके प्लान्स क्या हैं? अभी आपने पेट्रियटिज्म की बात की कि आप माशाल्लाह बाहर रहते हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा जागता है और ज़्यादा जागता है। तो इस ज़्यादा जज्बे में बाकी प्लान्स क्या, करना क्या इस मुल्क के लिए? देयर आर लाइक सर्टेन प्लान्स। अभी तो ये सिर्फ एक इनिशियल सर्विस है। यू विल बी सरप्राइज कि वी आर गेटिंग इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ऑन दिस, और ये एक उस किस्म की वेब एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी जिसका लोगो फर्स्ट टाइम अभी मैंने आपके प्रोग्राम में ही डिस्क्लोज किया है। अच्छा। कि इट इज़ गोइंग टू बी लाइक सर्विस विच विल बी अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड, क्योंकि जो एविएशन बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, दे वांट टू यूटिलाइज दिस सर्विस। और उसके अलावा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, पाकिस्तान में देयर आर अदर सेवरल कंपनीज हु हैव ऑलरेडी कम ऑन बोर्ड विच आर गोइंग टू ऑफर देयर एयरक्राफ्ट ऑल्सो फॉर चार्टर्स ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अब सिर्फ यही नहीं है कि हम ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, बल्कि वी हैव अ स्पेशलिस्ट लाइसेंस, एरियल वर्क्स लाइसेंस कहलाता है जो सिविल एविएशन की तरफ से, जिसमें वी कैन डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। लाइक मीडिया के लिए भी उसमें एक बड़ी अट्रैक्शन है दैट बाय आवर लाइसेंस वी आर ऑथोराइज टू डू द एरियल फोटोग्राफी। लाइक अगर हम उससे ये कहें कि हमें लाइव कवरेज करनी है फ्रॉम एयर, कि वो पायलट से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और हम उसको लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते हैं, तो इवन दैट वी कैन डू, और इट्स गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर हेयर। इवन दुनिया में भी जो है ये बहुत कम होता है, और वी कैन डू हाईवे पेट्रोलिंग, वी कैन डू सर्च एंड रेस्क्यू, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू इन प्राइवेट सेक्टर, एंड वी आर फुली लाइसेंस्ड, वी आर फुली केपेबल ऑफ। अभी आप बता रहे हैं तो लग रहा है सब कुछ बहुत आसान और बड़े आराम से आप करें, लेकिन जो हर्डल्स होंगी वो आप ही को पता होगा वो क्या होंगी, और कितनी मुश्किल से आप लोगों ने ये सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो मुकम्मल किया। इमरान असलम बड़ी बड़ी हर्डल्स को सेकंडों में गायब कर देते हैं, ये इनकी है ना खुसूसियत है, इनकी खासियत है, माशाल्लाह से अल्लाह इनको और तरक्की दे। इमरान साहब, फ्लाइंग स्कूल हाउ इज़ इट गोइंग? क्या फ्लाइंग एक अच्छा वेंचर है, प्रोफेशन है? एविएशन सेक्टर पाकिस्तान में वायबल रहा है? हालात सही हैं?
जी हालात इससे बेहतर तो कभी भी नहीं होंगे, मैं समझता हूँ, अगर किसी ने पायलट बनना है तो, फॉर द रीज़न के टिल ईयर 2031 एशिया लोन विल नीड 90,000 प्लस पायलट्स, और हम उसमें अपना हिस्सा बिल्कुल डालने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। वी आर केपेबल ऑफ, लाइक वी मीन्स पाकिस्तान इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्राम 15 to 25 पायलट्स इन अ मंथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्यूल की शॉर्टेज और वो डॉलर और इसकी वजह से जो है वो फ्लाइंग थोड़ा सा स्लो डाउन हुई हुई है। आपको पता है पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्लो डाउन है, बट हालात ऐसे नहीं रहते, इट इम्प्रूव्स। दूसरा आपने कहा था कि डिफ़िकल्टीज़ एंड ऑल दैट, तो आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली देयर आर नो डिफ़िकल्टीज़। लोग समझते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ हैं, लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, या ये लाइसेंसेज और ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी। You need to work professionally, na? You have certain regulations. Aviation industry is a highly regulated field. Once you understand the regulations, once you understand what is the procedure, there is no difficulty as such. और आप बहुत मतलब तरीके से प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। यहाँ पे वो एक तो एक कहना तो नहीं चाहिए कि हमारा जो अलमिया करप्शन वगैरह का भी है और इस तरह की सब चीज़ें कि भाई पैसे वैसे हों तो फिर ये रुकावटें वैसे ही आ जाती हैं कि भाई तुम अकेले कैसे कर रहे हो, ये ऐसे थोड़ी चलेगा। आई थिंक अगर मैं आपको ये बताऊं कि मुझसे आज तक कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड। सीरियसली राइट? नहीं, ऑनेस्टली अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आप तरीके से काम कर रहे हैं, पीपल रिस्पेक्ट यू, और उसी तरीके से काम और चीज़ें हो रही होती हैं। एंड अगर ये इतना आसान है, इतने स्मूथली चल रहा है, तो फिर ये हमारी अपनी जो कौमी एयरलाइन है वो इतनी बदहाली का शिकार क्यों है? देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दैट, और हमने एक्चुअली जो भी इस तरह के सेक्टर होगा ना बिज़नेस का, अगर हम उसको सरकारी खाते में डालेंगे तो वो सरकारी ऑफिस वाला हाल होगा उसका। तो वी नीड टू प्राइवेटाइज इट वेरी क्विकली अगर हमने उसको रन करना है, और हमने उसको हर दफ़ा 50 बिलियन और 500 बिलियन का बेल आउट पैकेज नहीं देना। Like you and me, we are paying for their salaries and we are paying for their flight operations. तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक कमर्शियल वेंचर आप चला रहे हैं और टैक्स पेयर्स के पैसों से चला रहे हैं। वी नीड टू प्राइवेटाइज इट। उसके लिए सोल्यूशन यही है कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक तरफ लाइबिलिटीज़ डालें, एक तरफ कमर्शियल करके उसको प्राइवेट सेक्टर में दें, एंड यू सी हाउ इट विल फ्लोरिश। इमरान साहब, अभी ये जो मैं कुछ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, आप मौका नहीं दे रही हैं। देखिए आप पूछ मेरे भी दोस्त हैं। इमरान साहब कराची से स्कर्दू की फ़्लाइट चला रहे हैं? नॉट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट। उसके लिए प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट चाहिए होता है, स्पेशल रूट क्लियरेंसेस वगैरह चाहिए होती हैं, बट आई होप दैट वी कम टू दैट लेवल के हम वो एक एक चीज़ कवर करें, बिकॉज आपको पता है टेररिज्म की प्रमोशन में आई एम ऑलवेज एक्टिव, और मोंजोडारो एंड ऑल दैट, ये हमने इसको काफ़ी प्रमोट किया। इवन मोंजोडारो के लिए तो हम काफ़ी कैंपेन भी रन कर रहे हैं कि हमारे जो आर्टिफैक्ट्स इंडिया वाले हमसे छीन के ले गए उनको हम वापस लेकर आएँ इंशाल्लाह। अभी आपने फ्यूल की बात की, फ्यूल की कमी की, मुझे ये बताएगा, जाहिर है अगर फ्यूल नहीं होगा तो ये तो बिजनेस नहीं चल सकता। तो जब भी कोई इस तरह की डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, डिमांड सप्लाई या जो भी, इसमें आप लोगों को उसमें ये पूछना चाह रही हूं जो 8 रुपए कम हुए कितना फायदा हुआ आपको? नहीं, मुझे ये बताएगा कि मुझे पूरे 80 रुपए का फायदा हुआ। नहीं, आप लोगों को लूप में लिया जाता है ताकि आप लोगों को पता हो ना कि आगे सिचुएशन क्या होने वाली है। क्यों नहीं लिया जाता? अगर ऑफ कोर्स नोट देखिए, हमारे यहाँ जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं ना, वो इस तरह के हैं। अगर फ्यूल इंपोर्ट होना है तो वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ज़रिए से होना है। अब इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ज़रिए से आती हैं। ऑल्दो द फ्यूल दैट वी यूज़ इज़ नॉट ए रेगुलेटेड प्रोडक्ट, बिकॉज आई स्पोक टू द मिनिस्टर पेट्रोलियम जो पहले थे, और उन्होंने मुझे बताया भी था कि OMC के हिसाब से रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि वो कस्टम्स पॉलिसी में और प्रोसीजर्स वगैरह में एलेबोरेटेड नहीं है, तो वो ना तो हमें लूप में लिया जाता है ना हमें बताया जाता है। इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंपोर्ट क्योंकि LCs नहीं खुल रही होती। वही वाला गिला है जो थोड़े दिनों पहले मेरे पास चेयरमैन आए थे एयर सियाल के, वो भी ये बात करके गए थे कि हम इस वजह से परेशान हैं, और सभी परेशान हैं कि ना डिसीजन मेकिंग में हमें बुलाते हैं, ना हमें पता होता है, बस शॉर्टेज है तो हम परेशान हैं इसकी वजह से। बुलाते हैं डिसीजन मेकिंग में भी, बुलाते हैं मीटिंग्स में भी। ही इज़ राइट के मतलब हमें उसमें जो हमारी इनपुट होती है उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, और वो होता है क्योंकि आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। लेकिन अगर उसकी वजह से हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि हमारी कोई से नहीं है या हमें कोई सुन नहीं रहा, तो क्लोजिंग रिमार्क्स इमरान भाई। क्लोजिंग रिमार्क्स आर के वी शुड हैव डिटर्मिनेशन टू डू व्हाटएवर वी आर डूइंग, और हम एक चीज़ सोच के चलें कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इमरान भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कभी जहाज़ में घूमने का प्लान हुआ उड़ाने का एक दिन के लिए तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगी। आगा बहिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमें बताते हैं, जायद शेन निकालते हैं। बहिश्ती साहब, थैंक यू सो वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू यू, अस्सलाम वालेकुम
उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपकी खूबसूरत आवाज़ एक खूबसूरत सुबह और बोल टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आगा भाई, इस वक्त जो है ना जहांगीर तरीन साहब भी एक पार्टी बना रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव हैं, इन दोनों की आप अब क्या कहें, कौन जीतेगा? फिलहाल तो मैं सच बताऊं आपसे कि तरीन के बारे में तो नहीं जानता हूं, अलबत्ता मैंने न कोई इस हवाले से देखा है, गलत बात तो आपसे कभी नहीं करूंगा। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त बेहतरीन तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता इलेक्शन के हिसाब से जब हतीमी डेट होगी तो उस पर फिर फैसला करेंगे। मैं तो कुछ किंग्स पार्टी की भी कोई खबरें सुन रही थी, किंग्स पार्टी तो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी कह रहे हैं। अच्छा चलिए आगा साहब, मुझे ये बताएगा, खबरें बड़ी अच्छी अच्छी आ रही हैं हमारे पास। अभी ग्रोसरीज के वो चेयरमैन आए हुए थे, होलसेल ग्रोसरीज के, उन्होंने कहा कि आटा, तेल, चावल, घी सब सस्ता होने वाला है। तो खबरें अच्छी हैं, बताएं, कार्ड सितारे भी यही बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहे कि कराची में बर्फबारी होगी तो हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त मजीद पाकिस्तान मुश्किलात पर है, परेशानियों पर है, माली और इक़्तिसादी तबाही के दाने पर खड़ा है। मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो भी अगर कोई ख्वाब दिखा रहा है तो मैं तो इस सदी का सबसे बड़ा मौजूदा करार दूंगा। मुझे हैरत होगी अगर इस तरह कोई मामला होगा। मजीद ये जो तेरे जमाने ये जो इतिहाद है, इनके लिए कर्जे देना या आगे जो है मामला इनको अदा करना भी मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मौजूदा होने वाला है, और अगर कोई ऐसा हो गया तो मैं तो अपनी इस इल्म को छोड़ दूंगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तानी कौम के लिए मुश्किलात और मसाइल अपनी जगह पर खड़े हैं। अलबत्ता इलेक्शन के हवाले से जब कुछ हर कोई ये कह रहा है शहबाज शरीफ साहब के जो सितारे हैं वजीर आजम साहब के, वो बड़े अच्छे चल रहे हैं इस वक्त। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा अच्छे चल रहे हैं। तेरी जमाती इत्तेहाद से बिल्कुल तबाही और दाने पर खड़े हैं। फिलहाल तो ये अच्छे हैं, आगे कुछ इस तरह वक्ती तौर पर कुछ ऐलानात इलेक्शन की वजह से कर सकते हैं, मगर जून जुलाई में आप लोग देखेंगे इंतहाई मुश्किल। डॉलर सस्ता हो रहा है क्योंकि आई थिंक सो हो गया। बिल्कुल नहीं, डॉलर आप लिख के रखिएगा 350 तक चला जाएगा। 350 बिल्कुल आगे बढ़ेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। डॉलर का तो मैं बता भी नहीं सकती, कहते मुझे डर लगता है कि कोई अच्छी बात अगर आपके पास है तो मुझे बता दें, मैं सुनने को मेरे कान तरस गए मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ। कौन सी बात? सॉरी, आपकी आवाज अच्छी बात। सॉरी आवाज ब्रेक हो गई। मैं कह रही हूँ कोई अच्छी बात भी बता देना। अच्छी बात यह है कि इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं, अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो अगले 6 महीने तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। और ये बात तो तय है, जिसको आज हमने साइड करके रखे हैं उसी की ही आगे जाकर मामलात बुलंदियों पर नजर आते हैं। बाकी तो रह गई, फिलहाल कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं उस दिन जब तला भाई कह रहा था कि मैं बाहर जाऊं तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। अच्छी बात यही है कि तला की आवाज आपको बड़ी पसंद है, जिसकी आप प्रोग्राम में एंटर होते ही तारीफ करते हैं। आगा साहब देखिए, आप खुद बताएं, अल्लाह नजर बद से बचाए। एक चमकदार और एक उठती हुई बुलंद और एक खूबसूरत आवाज अल्लाह ताला और आपको भी अपने हिस्सा। बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इमरान भाई हैं और माशाल्लाह इनके बच्चे बड़े ज़बरदस्त इस वक्त स्टेटस पर हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उनकी तरबियत की है। तो वर्ल्ड पेरेंटिंग डे भी आ जाए, कोई ऐसी टिप दे ना पेरेंट्स को कि माशाल्लाह वो भी इसी तरह की तरबियत करें अपने बच्चों की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो बच्चे करना चाहते हैं ना वो करने दिया जाए उनको। ये ना किया जाए कि बेटी है तो उसको डॉक्टरी बनाना है और बेटा है तो उसको इंजीनियरिंग बनाना है। लाइक माय किड्स व्हाटएवर दे वांटेड टू डू, आई लेट देम डू। सही। और इमरान साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की थी कि बाप ना बनना, दोस्त बनना। अगर दोस्त बने तो यकीनन बच्चा कंफर्टेबल होगा आपके साथ, वरना कभी नहीं होगा। हमारे शो का वक्त तमाम होता है सरिश जी, बिल्कुल। हमें इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान।
खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।